नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजन बाबू है। यूपीएससी एथिक्स की क्लासेज हमारी चल रही हैं। उसमें लास्ट वीडियो में हमने एटीट्यूड्स पर चर्चा कर रहे थे और हम सीख रहे थे कि भाई एटीट्यूड्स का निर्माण जो है कैसे होता है। उसी में नेक्स्ट क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि एटीट्यूड्स के फंक्शंस क्या होते हैं और उनके डिसफंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिवृत्ति के प्रकार्य, यानी कि प्रकार्य कह लो, उपयोग कह लो, लाभ कह लो आसान भाषा में, और मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रकार्य, और अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स। तो पहले हम लेते हैं फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स। फंक्शंस यानी कि अभिवृत्तियों के क्या फायदे होते हैं आपको, और साथ ही नुकसान भी क्या होते हैं। ये दोनों ही चीजें हम क्या है देखने वाले हैं। एटीट्यूड्स के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अभिवृत्ति के प्रकार्य मनोवैज्ञानिक भाषा है। आसान भाषा यदि आप यूज करना चाहें तो क्या यूज कर सकते हैं, अभिवृत्तियों के लाभ, अभिवृत्तियों के उपयोग, अभिवृत्तियों के फायदे, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं शब्द जो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने एटीट्यूड्स पढ़े थे और हमने जाना था कि जो अभिवृत्ति होती है हमारी, एटीट्यूड्स के तीन जो है वो पक्ष होते हैं। एक होता है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान, उसके बाद में अफेक्टिव यानी कि भावना, और सबसे एंड में जो है वो उसमें कौन आता था, हमने सीएबी मॉडल पढ़ा था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल यानी कि व्यवहार। तो तीन चीजें, ये तीन पक्ष हैं जिनसे हमारे एटीट्यूड बनते हैं। तो जो डेनियल कार्ड्स हैं, कौन है हमारे डेनियल कार्ड्स, उनके अनुसार हम पढ़ेंगे DANIEL कार्ड्स, KARTZ। मीनिंग में थोड़ी बहुत इधर उधर थोड़ी बहुत जो है वो क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो इन्होंने 1960 में क्या दिया, एटीट्यूड्स के प्रकार दिए, और उन्होंने एटीट्यूड्स के जो प्रकार है, एटीट्यूड के जो योगदान है, एटीट्यूड्स के जो लाभ है, उनको तीन भागों में बांट दिया। जैसे कि इसके तीन पक्ष होते हैं वही सेम उन्होंने दिए। तो उनको तीनों ने क्या किया दिया, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड को पहले जो को कहा कॉग्निटिव फंक्शंस। तो तीन फंक्शन है, तो कॉग्निटिव फंक्शंस। तो पहले फंक्शन क्या होते हैं एटीट्यूड्स के, कॉग्निटिव। सेकंड नंबर पे यदि आप देखोगे तो कॉग्निटिव के बाद में हमारे क्या कैसे आ जाते हैं, अफेक्टिव फंक्शंस। कैसे फंक्शंस आ जाते हैं, अफेक्टिव यानी कि संज्ञान। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका बिहेवियरल फंक्शंस। तो ये तीन तरीके के प्रकार होते हैं किसके, हमारे एटीट्यूड्स के। एटीट्यूड्स के तीन पक्ष होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके प्रकारों का बंटवारा भी तीन तरीके से किया जाएगा। और ये जो तीन तरीके से बंटवारा जो किया गया है वो किसके अनुसार किया गया है, डेनियल कार्ड्स के अनुसार किया गया है, और 1960 में इन्होंने ये थ्योरी दी। एटीट्यूड्स की जितनी भी थ्योरी आएंगी, जितनी भी आप चीजें पढ़ोगे, मोस्टली क्या होंगी, सब की सब 1900 के बाद की होंगी। मोस्टली ज्यादातर ऐसा होगा, क्योंकि बिल्कुल आधुनिक विज्ञान है ना, 19वीं सदी में ये मनोविज्ञान का जन्म हुआ है, विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सारी की सारी बातें, इनमें सबसे पहले हम किसको लेकर के चलते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस को हम लेकर के चलते हैं, और ये देखते हैं कि संज्ञान के स्तर पर अब एटीट्यूड्स जो है वो हमारी किस तरीके से हेल्प करती हैं, इनका क्या फायदा होता है, क्या प्रकार इनके होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव फंक्शंस यानी कि संज्ञान। तो कॉग्निटिव फंक्शन, तो कॉग्निटिव मैंने आपको बताया था पहले कि कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, संज्ञान। संज्ञान तो मनोवैज्ञानिक शब्द है। आसान भाषा में संज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में जानकारी। यदि आपको किसी भी दुनिया के किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के बारे में
कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी है, किसी भी प्रकार का ज्ञान है, वो क्या है? आपका संज्ञान है। किसी भी प्रकार की जानकारी हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, वो सारा का सारा क्या है? संज्ञान है। देखिए, और संज्ञान हमारा किस स्तर पे होगा? मस्तिष्क के स्तर पे होगा। देखो, जैसे क्या होता है कि जो हमारा मस्तिष्क है ना, जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर किस पे काम करता है? आपका BIOS सिस्टम पे काम करता है। BIOS सिस्टम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इस पे काम करता है। इसके अलावा कंप्यूटर में और क्या है? एक CPU होता है, इस पे काम कर रहा है। हमारा मस्तिष्क भी सेम इसी मॉडल पे काम करता है। हमारे मस्तिष्क को भी बेसिक इनपुट मिलते हैं, उनके आधार पे वो आउटपुट देता है, और ये हमारा सिस्टम भी इसी प्रकार काम करता है। और जैसे कि CPU है, CPU उसको बताता है काम कैसे करना है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क का CPU आप एक तरीके से किसको कह सकते हो? यहाँ पे जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेडुला ओब्लंगेटा, जिसको हम क्या कहते हैं? मेडुला, लिख देता हूं MEDULLA, मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा क्या होता है? यहां होता है, और ये हमारे पूरे तंत्र को कंट्रोल करता है। मैंने आपको जिस दिन पर्सनैलिटी जब पढ़ाई थी, उसी दिन, यानी कि एटीट्यूड जिस दिन हमने शुरू किया था, उसी दिन मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, न्यूरल पाथवे क्या होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, और स्नैप्साइज क्या होते हैं, पाथवे क्या होते हैं, वो सारा सब कुछ मैंने आपको ढांचा बताया था। उसी में मेडुला ओब्लंगेटा जो है वो तंत्र को पूरा काम करता है। जैसे न्यूरॉन्स है, पूरा संचार तंत्र है, तो मेडुला ओब्लंगेटा जन्म से ही ये शुरू हो जाता है तंत्र काम करना। मेडुला ओब्लंगेटा जन्म से ही ये क्या करेगा? हमारी धड़कन को नियंत्रित करेगा, हमारी सांसों को नियंत्रित करेगा, ये हमारे बॉडी के कंट्रोल को भी, बॉडी के टेम्परेचर को भी जो है वो क्या करेगा? कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके के सारे काम किससे होंगे? मेडुला ओब्लंगेटा के द्वारा होंगे। जैसे CPU काम करता है। अब क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में मस्तिष्क में जो मेन जो अंतर है, भाई कंप्यूटर जो रहेगा ना, वो हमेशा ही कैसे काम करेगा? सिस्टमैटिक प्रोसेस में। सिस्टमैटिक, हमेशा ही ये कैसे काम करेगा? सिस्टमैटिक प्रोसेस में काम करेगा। कंप्यूटर जब भी काम करेगा, सिस्टमैटिक तरीके से काम करेगा। सिस्टमैटिक तरीके का मतलब क्या होगा? इसमें तर्क होगा, इसमें संज्ञान होगा, इसमें विश्लेषण होगा, इसमें चिंतन होगा। अब क्या है कि कंप्यूटर चिंतन तो नहीं करता, बट जो उसको चीजें जो दी हुई हैं, जैसा वो प्रोसेसिंग करता है तो प्रोसेसिंग करेगा। ऐसे ही जब हमारा मस्तिष्क क्या कैसे काम करता है? मस्तिष्क करता है दो तरीके से। कंप्यूटर केवल एक तरीके से करेगा, हमारा मस्तिष्क करता है दो तरीके से। एक तो हो गया सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है मस्तिष्क में। दूसरा जो प्रोसेस होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं मेरी पुरानी वीडियोज में, उसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक प्रोसेस। उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक प्रोसेस। ह्यूरिस्टिक प्रोसेस क्या होता है? देखिए, जहां पे तर्क काम कर रहा है, जहां पे विश्लेषण काम कर रहा है, जहां पे आप एनालाइज कर रहे हो, चीजों को विश्लेषण कर रहे हो, चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, तथ्य लेकर के आ रहे हो, फैक्ट लेकर के आ रहे हो, वहां यदि सारा काम हो रहा है तो वो होगा सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग के थ्रू। और मस्तिष्क कभी कभी ह्यूरिस्टिक प्रोसेस के थ्रू भी काम करता है, जो कि क्या नहीं करता? कंप्यूटर नहीं करता। अब ह्यूरिस्टिक प्रोसेस क्या है? ह्यूरिस्टिक प्रोसेस होता है कि भाई, जैसे कि बहुत बेसिक तरीके से, बेसिक तरीके का मतलब होता है कि यार ये काम करना है, हाँ ठीक है, चलो यार कर लेंगे, कोई बात नहीं है। जैसे आपने देखा वो जाकिर खान जो कॉमेडियन है, तो उसकी कॉमेडी वीडियोस में कई बार वो क्या कहता है कि भाई जो दोस्त होते हैं, उनकी दोस्ती जो होती है वो एक बहुत सिंपल मेथड पे काम करती है। और वो क्या है कि दोस्त ने बोला करने, भाई ने बोला करने का मतलब करने का, दोस्त ने बोल दिया करने है मतलब करना है, दूसरी चीज सोचनी ही नहीं है। इसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक प्रोसेस। इसको क्या कहेंगे? ह्यूरिस्टिक प्रोसेस, कि भाई जो है वो कर लो बस। और सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या है कि भाई भाई ने बोला करने को, अच्छा क्या करना है? अरे यार पंगा हो गया किसी से, वहां पे लड़ाई करने जाना है। अच्छा, अरे यार वहां लड़ाई करने जाएंगे, इतनी दूर जाऊंगा, पढ़ाई का इतना नुकसान हो जाएगा, मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? आपका सिस्टमैटिक प्रोसेस हो जाएगा। जैसे ह्यूरिस्टिक प्रोसेस आप, और एक और उदाहरण लो, जैसे आप अपने आसपास के दोस्तों से रोज मिलते हो और आप कोई बहुत ज्यादा गौर नहीं करते उनके चेहरों को लेकर के, या कोई कटिंग को लेकर के, सेविंग को लेकर के, बहुत बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के।
उनके कपड़ों को लेकर के। जैसे लड़कों को आमतौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका एक दोस्त पिछले 5 दिनों से एक ही स्वेटर पहन रहा है। जैसे मैं भी अपने पिछले कई सारे वीडियोज में यही एक स्वेटर पहन करके वीडियो बना रहा हूं। लेकिन यदि आप सिस्टमेटिक प्रोसेस से सोचोगे तो क्या, अरे यही वीडियो, पिछले वीडियो में भी यही शर्ट पहनी थी क्या, स्वेटर भी यही पहना था क्या, अच्छा ऐसे यही किया था क्या। तो यदि आप पूरा ये देख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक प्रोसेस में आदमी ज्यादा ध्यान नहीं देता कि सेविंग करके आया है कि नहीं, और कुछ काम करके आया है कि नहीं, है ना, आज इसने क्या कर लिया। सिस्टमेटिक, जैसे वो है ना एक गाना, क्या है कि चेहरा आया चांद खिलाए, जुल्फ घनेरी सामे का, क्या और सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अब इसमें क्या हो रहा है, सिस्टमेटिक प्रोसेस हो रहा है। जो लेखक है, कवि है, वो देख रहा है कि आंखें कैसी हैं, सागर जैसी हैं, जुल्फ घनेरी हैं। और ह्यूरिस्टिक प्रोसेस में होगा ना व्यक्ति, तो ये सारी बातें सोच नहीं होगा, अरे भाई आओ आओ यार, आ गए यार, और क्या बात चाहिए, अरे वो तो आ गया ना, क्या है। जब सिस्टमेटिक प्रोसेस में होगा ना, हर चीज पे ध्यान देगा। ह्यूरिस्टिक प्रोसेस में बहुत कम ध्यान देगा, बस मोटी मोटी चीजों पे ही ध्यान दिया जाएगा। तो ये क्या होता है, सिस्टमेटिक और ह्यूरिस्टिक। अब उसमें क्या होता है कि हमारे पूर्व ज्ञान होंगे, अनुभव होंगे, ये सारी की सारी हमारे एटीट्यूड इस बात को निर्भर करते हैं, तय कर देते हैं। जैसे आपका एटीट्यूड किसी चीज को लेकर के क्या है। जैसे बहुत सारे लोगों को लेकर के आपका एटीट्यूड ऐसा है कि ठीक है, आ गया, रास्ते में मिल गया, कोई बात नहीं है, हाँ भाई ठीक है यार, भाई बढ़िया, हेलो कर दिया, बस ठीक है। कुछ ऐसे हैं कि जिनको देख करके आपकी बाछें खिल जाती हैं और आप फिर उसको गौर से देखते हो, ठीक है, उसके कपड़े भी देख रहे हो, उसके बाल भी देख रहे हो, उसकी आंखें भी देख रहे हो, उसके गाल भी देख रहे हो, उसके होठ भी देख रहे हो, उसके कपड़े देख रहे हो, हर चीज देख रहे हो। तो वो क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस। ह्यूरिस्टिक प्रोसेस में आपको ध्यान भी नहीं होगा कि वो कौन से कपड़े पहन करके गया था अभी जिसने हेलो किया था वो। तो ये सिस्टमेटिक और ह्यूरिस्टिक प्रोसेस होता है, जो कि हमारा मस्तिष्क काम करता है। अब जो ये मस्तिष्क जो काम करता है, जैसे कि कभी कभी ह्यूरिस्टिक प्रोसेस में हमारा मस्तिष्क काम कर देता है, तो ये कैसे कर देता है। बेसिकली क्या होता है ना, हमारे मस्तिष्क में एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क होता है। हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक संरचना जिसको हम कहते हैं। एक होता है हमारे मस्तिष्क में कॉग्निटिव फ्रेमवर्क, यानी कि संज्ञानात्मक संरचना। अब ये जो संज्ञानात्मक संरचना जो रहती है ना, ये कैसे बनती कैसे। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूरल पाथवे फिक्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, जब हम कोई भी एक विशेष प्रोसेस हुआ, एक विशेष स्थिति आई और उसमें हमने हमेशा एक ही काम किया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। जैसे कि मान लो कुछ लोग ऐसे होंगे कि जैसे मेरी वीडियो उनको दिखी यूट्यूब पे, वो तुरंत देख ली, या किसने मेरी वीडियो देखी और पता चला इसको तो देखना नहीं है, हटाओ। तो ये एक अनुभव हो गया और ये मस्तिष्क में ऑटोमेटिक क्या हो गया, सेट हो गया। जब ये सेट हो गया तो मस्तिष्क में क्या कैसी हो गई जानकारी, ये क्या करता है, मस्तिष्क में जानकारी को, ठीक है, संज्ञान को क्या करेगा, व्यवस्थित करेगा, इकट्ठा करेगा। इकट्ठा तो करेगा, इकट्ठा करेगा तभी तो व्यवस्थित कर पाएगा। और क्या करेगा, संगठित करेगा। और क्या करेगा, संगठित करेगा, इकट्ठा करेगा। अब ये सारा काम जब ये करेगा ना, तो करने के बाद में अब इसमें क्या जुड़ जाएंगे, हमारे अनुभव जब जुड़ जाएंगे। यदि हम इसमें क्या जोड़ दें, पूर्व अनुभव जोड़ दें। क्या जोड़ दें, हमारे पूर्व अनुभव जो है वो जोड़ दें, हमारा पूर्व ज्ञान इसमें जोड़ दें। क्या जोड़ दें, पूर्व ज्ञान जब हम जोड़ देंगे तब हमारे पास क्या होगी, नई जानकारी आएगी। तब हम क्या कर देंगे, एक नई जानकारी, जैसे कि हमें नया ज्ञान मिला, व्यवस्थित किया, उसको इकट्ठा किया, संगठित किया, उसमें पूर्व अनुभव जोड़े, पूर्व ज्ञान को जोड़ा, और हमने क्या कर दिया, एक जो नई जानकारी थी उसको अब हमने समझ बना ली, उस पर उसकी व्याख्या कर दी, और अब उस नई परिस्थिति में हमने निर्णय लिया। जैसे कि जब आप कार चलाना मान लो सीखे, या बाइक चलाना मान लो सीखे आप, तो पहले आपको साइकिल चलाना आता था, तो आपके पास पूर्व ज्ञान था, तो उस पूर्व ज्ञान का उपयोग आपने किया कि नहीं भाई, क्या करना होता है कि ब्रेक जो है वो पिछले पहिए के ब्रेक नहीं लगाने होते, अगले पहिए के ब्रेक लगाने होते, सॉरी अगले के नहीं लगाने होते, पिछले के लगाने होते। तो पूर्व ज्ञान साइकिल से ही था आपका भाई, या फिर दोनों ब्रेक एक साथ लगाने होते तो बाइक में भी यूज कर लिया उसका। या फिर टर्न पर स्पीड थोड़ी कम होनी चाहिए,
कितना झुकाव होना चाहिए। अब इन चीजों का आप उपयोग कर रहे हो। अब आप बाइक सीख गए, अब बाइक सीखने के बाद में इसी चीज ज्ञान का उपयोग आप किसमें सीख रहे हो? ड्राइविंग करते समय सीख रहे हो कि भाई जब भी गियर चेंज करेंगे तो क्लच दबा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और क्लच दबी हुई, जब क्लच ले रखा हो तो उस समय एक्सीलेटर नहीं लेना चाहिए, रेस नहीं लेनी चाहिए। तो बाइक चलाते समय सीखा, अब जो है वो ड्राइविंग करते समय भी आप सीख रहे हो, उसका उपयोग कर रहे हो। तो इसी को ही हम क्या कह देते हैं? स्कीमा कह देते हैं। इसको मनोविज्ञान की दुनिया में क्या कह देते हैं हम? स्कीमा, SCHEMA। तो इसको कह देते हैं कि हमारे मस्तिष्क में स्कीमा का निर्माण हो गया है। यानी कि आपने देखा होगा, जब आप ड्राइविंग सीख गए, अब आप पिछली सीट पे बैठे हो मान लो, और यदि कहीं पे ऐसी सिचुएशन आई कि आपको डर लगा और आपको लगा कि ब्रेक लगानी चाहिए ना, आपका पैर ऑटोमेटिक ब्रेक की तरह हरकत करेगा, जबकि हालांकि क्या होगा, आपके पैर के नीचे ब्रेक नहीं है, क्योंकि स्टीयरिंग जिसके हाथ में उसके पास है, तुम तो पीछे बैठे हुए। बट स्कीमा मस्तिष्क में कैसे हो गया है? काम कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाती है? हमारी निर्णय प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है, हम बहुत आसानी से निर्णय ले पाते हैं। और चूंकि कई सारी अभिवृत्तियां, एटीट्यूड्स हमारे पहले से बने हुए होते हैं, तो हम निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। अब जरूरी नहीं है कि इन परिस्थितियों में हम जो फैसला करें वो सही होगा, यह गारंटी नहीं है, पर फैसला लेने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। तो फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स में संज्ञानात्मक स्तर पर यदि आप पहली चीज यदि आप कहोगे तो क्या कह सकते हो कि पहला फायदा क्या होता है कि निर्णय लेने में आसानी। पहला फायदा क्या हो गया आपके? निर्णय लेने में आसानी। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे। तो सबसे पहला फायदा क्या हुआ है? पहला प्रकार क्या है? कॉग्निटिव फंक्शंस में पहले में 1.1 क्या हो जाएगा? निर्णय प्रक्रिया में आसानी। निर्णय प्रक्रिया में आसानी का क्या मतलब है कि भाई अब आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। जैसे कि एक धारणा बनी हुई है कि डॉक्टर से, वकील से और पुलिस से जितना बच के रहना चाहिए। अब इंसान को ये बता दिया, अब आपका एटीट्यूड बन गया इनके प्रति ऐसा कि नेगेटिव, इनसे दूरी बना के रखनी है। अब आप कोशिश करोगे कि मैं ऐसे ही कार्य करूं जिनसे इनसे दूरी बनी रहे, तो अब आपकी निर्णय प्रक्रिया आसान हो गई। अब आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। दूसरे क्या हो गई, जैसे बहुत से लोग ये सोच लेते हैं क्या मुझे फलाने स्टेट में तो नौकरी करनी ही नहीं है। जैसे कि जब आपका IAS में सिलेक्शन होगा तो फिर आपको कैडर चूज करने होंगे। तो कैडर चूज करते समय बहुत से लोगों का बहुत स्पष्ट होता है कि भाई IAS से कम तो मैं ज्वाइन करूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। IPS भी ज्वाइन नहीं करूंगा, IFS भी ज्वाइन नहीं करूंगा। स्पष्ट है। कुछ लोग बिल्कुल स्पष्ट होते हैं कि IRS ही ज्वाइन करना है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ही जाना है, मुझे तो बस कमाई करनी है। वैसे ऐसे कहते हैं कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाने का मतलब ये होता है कि भाई वो कमाई करना चाहता है ज्यादा से ज्यादा। तो अब उसका स्पष्ट है, एकदम एटीट्यूड क्लियर बना हुआ है, तो निर्णय प्रक्रिया कितनी आसान हो गई। अब मान लो किसी का कोई एटीट्यूड ही नहीं बना हुआ है, ना तो IAS को लेकर के बना हुआ है, ना IPS को लेके, ना IFS को लेके, ना IRS को लेके, ना इंडियन रेलवे सर्विसेज को लेकर के। अब वो कितना कंफ्यूजन होगा। वो सोचेगा अरे यार IAS बढ़िया रहता है कि IPS अच्छा रहता है, IFS में तो विदेशों में घूमने को मिलेगा। अब वो बहुत सोचेगा। अब वो क्या करेगा? बहुत सोचेगा तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन की स्थिति में आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें एक चीज वैसे कहते हैं कि जो जितना मूर्ख होगा उसके लिए निर्णय प्रक्रिया उतनी ही आसान होती है। जो जितना बड़ा मूर्ख होगा उसके लिए निर्णय प्रक्रिया बहुत ही आसान होगी, और जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगी उसका कंफ्यूजन का लेवल उतना ही ज्यादा होगा। वो डिसीजन लेते समय बहुत कंफ्यूजन में रहेगा। मूर्खों को कोई निर्णय नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, या जिसके पास सीमित ज्ञान है उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे इमैनुअल कांट का लो आप उदाहरण लेते हैं, जैसे सुकरात का भी ले सकते हो। इस सुकरात से किसी ने कहा कि यार आपके पास तो कितना ज्ञान है, आपके पास तो दुनिया के सारा ज्ञान है। तो वो कहता है कि देखो बस मुझे एक बात का ज्ञान है, बस मैं एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता।
आप समझ रहे हो कि अभी भी उसको ये लग रहा है कि यार मैं लगता है मैं कुछ नहीं जानता, और पढ़ रहा है और पढ़ रहा है। इमैनुअल कांट का उदाहरण मैं ले रहा था, उसका देखो। इमैनुअल कांट जर्मनी के दार्शनिक थे, 19वीं सदी के, पश्चिम के सबसे महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। उनको पढ़ेंगे भी हम टॉपिक नंबर 5 में। उन्होंने पहले डेविड ह्यूम को पढ़ा, संदेहवादी हो गए, फिर बुद्धिवादी हो गए, फिर अनुभववादी हो गए। ये पढ़ेंगे हम, बुद्धिवादी क्या होता है, अनुभववादी क्या होता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहे। इसीलिए उनके जो विचार हैं, जैसे ईश्वर के बारे में उनके विचार जानने थे, भाई परम ब्रह्म ईश्वर है कि नहीं है। तो किसी ने कहा कि ईश्वर होते, बोले पता नहीं। बोले, किसी ने पूछा कि होते हैं ना कि नहीं होते, अच्छा इसका मतलब नहीं होते कि नहीं, पता नहीं। कि होते हैं ये भी पता नहीं है, नहीं होते हैं ये भी पता नहीं है। कांट जैसा दार्शनिक जो इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना सूक्ष्म बुद्धि का व्यक्ति था वो, उनकी ज्ञान मीमांसा में जितनी गहराई है उतनी गहराई शायद ही किसी दार्शनिक में देखने को मिलती है। इतनी सूक्ष्म बुद्धि के थे, और उनको भी कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन में रहे लंबे समय तक। तो कहने का मतलब यह है, हमारे जो एटीट्यूड्स हैं वो हमें आसान ही कर देते हैं। और देखो, कुछ चीजों में ना मूर्ख बने रहना बड़ा ही अच्छी बात है। कभी कभी इससे मूर्ख होने का फायदा भी होता है। जैसे मान लो आपका एटीट्यूड बना हुआ है यूपीएससी के प्रति पॉजिटिव। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, सपोज करो कि कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो आपके यूट्यूब पे कितने सारे वीडियो हैं। अब आपने निर्णय कर रखा है कि नहीं, मुझे तो एक ही वीडियो देखना है यूपीएससी से रिलेटेड, तो काम ही खत्म हो गया। अब आपको सारे वीडियो देख देख के चेक नहीं करने की, ये अच्छा है कि नहीं, वो अच्छा है कि नहीं। तो निर्णय प्रक्रिया में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। और भी कोई भी निर्णय लेना हो, जैसे कि आपको लेना है कि भाई हिंदी बोलने वाले इंटेलिजेंट होते हैं कि अंग्रेजी, आप कहोगे नहीं अंग्रेजी, क्योंकि आपका एटीट्यूड बना हुआ है अंग्रेजी जो भी बोलेगा वो इंटेलिजेंट होगा। आपका ऐसा एटीट्यूड है। यदि आपका ऐसा एटीट्यूड है कि भाई लड़कियां हैं, लड़कियां तो खेल ही नहीं सकती यार, लड़कियां क्या खेलेंगी यार, ये मंदाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, ये क्या है, इनको क्या क्रिकेट आता है। तो आपका एटीट्यूड बना हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, लड़कियों का मैच नहीं देखना, लड़कों का ही देखना है। यदि आपका एटीट्यूड ऐसा बना हुआ है तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि एटीट्यूड में निर्णय प्रक्रिया आप आसान हो जाती है, लेकिन सही निर्णय हो ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चांस की बात है। तो निर्णय प्रक्रिया में आसानी हो जाती है। और क्या हो जाता है, देखो, हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, जैसे ही हम घर से बाहर निकले, दुनिया में कितनी सारी सूचनाएं चारों तरफ है। आपने लोहे का गेट देखा, दीवारें देखी, आसपास बिजली का खंभा देखा, किसी डॉगी को घूमते हुए देखा, दो लोगों को बाहर जाते हुए देखा, है ना, एक बच्चे को जाते हुए देखा, वहीं पे गाय घूम रही है, फिर आगे चले तरह तरह के पेड़ आ गए, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप हर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए चलोगे, अच्छा ये लोहे का गेट है, अच्छा इस पर पेंट भी हो रहा है, पेंट में कौन सा पदार्थ मिला हुआ होता है, अच्छा ये प्योर लोहा है कि मिला हुआ लोहा है ना, तो अच्छा लोहे का अयस्क क्या होता है, भारत में लोहा कहाँ कहाँ निकाला जाता है, ये सारी सारी चीजें आप सूचना प्राप्त करना ही चाहते हो। फिर आपको पेड़ मिल गए, और आप पेड़ में भी देख रहे हो कि ये पेड़ जो है इसका बॉटनिकल नाम क्या हो सकता है, अच्छा जूलिया फ्लोरा है ये, तो इसका बॉटनिकल नाम ये है। फिर आपने डॉगी देखा, अच्छा ये कौन सी स्पेसीज का है, ये कॉर्डेटा है, नॉन कॉर्डेटा है, आप सब पूरा विश्लेषण करने लग गए। यदि आप ये सब इतना सब कुछ विश्लेषण करोगे, इतनी सारी सूचनाएं प्राप्त करते जाओगे, तो कैसे काम चलेगा, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, कुछ काम ही नहीं कर सकते। तो आपके एटीट्यूड तय करते हैं कि आपको कौन सी सूचना प्राप्त करनी है, कौन सी सूचना प्राप्त नहीं करनी है। जैसे सपोज करो कि आपको गाय से प्रेम है, आपका एटीट्यूड गाय माता के प्रति पॉजिटिव बना हुआ है कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, आपका एटीट्यूड बना है पॉजिटिव गाय के प्रति। तो आप ये नहीं देखोगे कि भाई और दूसरे जानवरों का क्या हो रहा है, आप गाय का ध्यान रखोगे, गाय के लिए पहली रोटी निकालोगे, है ना, गाय माता जहां पे दिख गई, आपका एटीट्यूड बना हुआ है तो उसको ऐसे नमस्ते करोगे, या फिर उसका माथा छूओगे, जो भी कुछ प्रोसेस करते हो। या फिर मान लो आपका एटीट्यूड बना हुआ है डॉगियों के प्रति, जैसे डॉग लवर्स एसोसिएशंस होती है, ठीक है, ठीक है, पेट जैसे पेटा है, भाई उसको पालतू जानवरों से ही लेना देना है, ठीक है, वो इंसानों के बारे में नहीं सोच रहा कि इंसानों पे कितने जुल्म हो रहे हैं, समाज में असमानता इंसानों में बढ़ती जा रही है, जातिवाद बढ़ रहा है, कि धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, उसका एटीट्यूड किसके प्रति बना हुआ है, बस जानवरों के प्रति। उससे जुड़े हुए लोग रहेंगे तो वो केवल जानवरों का ही ख्याल रखेंगे,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अवांछित सूचनाओं से बचाव हो जाता है, अवांछित सूचनाओं से बचाव। अब जो सूचना आपको चाहिए ही नहीं वो आप लोगे ही नहीं, आप क्या करोगे उन सूचनाओं का, क्योंकि आपका एटीट्यूड उस सूचना के प्रति ऐसा बना हुआ है कि भाई मुझे ये सूचना चाहिए ही नहीं, मुझे इसका कोई काम ही नहीं है। और देखो कोई भी देख लो, जैसे बॉटनी का कोई व्यक्ति होगा वो दिनों रात बस बॉटनी की बातें करेगा, उसको ह्यूमन एनाटॉमी से कोई लेना देना नहीं है, उसको फिलॉसफी में लेना देना नहीं है कि भाई कांट क्या कह रहा है, गीता क्या कह रही है, भाई गीता और कांट में समानता दिखती है, थॉमस हाउस मनुष्य को स्वार्थी कह रहा है, उसको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। उसको तो इस बात से लेना देना है, अच्छा ये घटपर्णी पादप है, अच्छा ये ऐसा है, ये वैसा है, इसका बॉटनिकल नाम क्या है, ये ठीक है, ये आलू है, ये तना है, जो भी कुछ है। ऐसे ही किसी का एटीट्यूड मान लो कि किसी भी चीज के प्रति, टेक्निकल के प्रति बना हुआ है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो रहा है, उसको पेड़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हो जाता है कि जैसे हमारा एटीट्यूड बन जाते हैं, तो हमारे एटीट्यूडों से फायदा हमें ये होता है कि हम बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे मान लो किसी कलर के प्रति आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बना हुआ है, सपोज करो, जैसे मान लो आपको काले कपड़े ही खरीदने या सफेद ही खरीदने या ग्रे कलर ही खरीदने या आपको प्लेन ही कपड़े खरीदने, तो क्या होगा, बहुत ही स्पष्टता आप में आ जाएगी। आप दुकान में जाओगे, एक चीज खरीदोगे, वापस आ जाओगे। अगर आपके दिमाग में स्पष्टता ही नहीं है बिल्कुल ही कौन सा कलर लेना है, तो क्या होगा, अरे यार ये हरा दिखाना, पीला दिखाना, गुलाबी दिखाना, नीला दिखाना, चेक में दिखाना, प्लेन में दिखाना है, फलाना ढिकाना, और ऐसे करते करते पूरा तहस नहस हो जाएगा और एक कपड़ा नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि संदेह की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही नहीं बना हुआ है किसी भी कलर को लेकर के, तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इसीलिए एटीट्यूड होते हैं तो अवांछित सूचनाओं से बचाव हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है कि देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना, आप यदि कुछ चीजों को देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, तो सॉरी है ना, सॉरी 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 यदि आप ध्यान से दुनिया को देखोगे, जैसे बहुत से लोग आपको दिखेंगे, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मोदी अच्छा है कि खराब है। बहुत से लोग मिलेंगे, मोदी अच्छा है मतलब अच्छा है, मोदी खराब है मतलब खराब है, इसके अलावा वो कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। उनको आप कोई भी तर्क दो वो सुनेंगे ही नहीं, कितना भी गहरा तर्क दे लो वो मानेंगे ही नहीं। उनका एटीट्यूड इतना परफेक्ट हो चुका है, इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है। इसीलिए कहते हैं कि जो जितने ज्यादा स्ट्रांग एटीट्यूड्स होते हैं लोगों के, तो वो एक तरीके से मूर्खता की भी निशानी मान लिया जाता है। क्योंकि जब एटीट्यूड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो नवाचार की कमी हो जाती है, आप नई चीजों को सीखते नहीं है, आप नए तर्कों को समझने की योग्यता खो देते हैं। डिसफंक्शंस में हम ये देखेंगे ना, अभी तो हम फायदा देख रहे हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि भाई मूर्खता में और स्पष्टता में मूर्ख लोग हमेशा क्लियर होंगे। अरे भाई साहब, ये मैंने कह दिया ना, ऐसा होता है मतलब होता है। मोदी जी हैं, 56 इंच की छाती है, वो देश के लिए सबसे सही आदमी है मतलब सही है, उनके अलावा कोई नहीं है, सब गलत। वो दूसरा कोई तर्क सुन ही नहीं सकता। और मान लो उसके मन में नेगेटिव छवि है, तो वो कहेगा भाई साहब मोदी से खराब आदमी इस देश के लिए हो ही नहीं सकता। अब कितने भी तर्क दे लो, आंकड़े दिखा दो, फैक्ट दिखा दो, वो हर चीज को झूठा घोषित कर देगा, गलत साबित कर देगा। अगर वो अड़ गया ना कि दिन में भी भाई रात को भी सूरज निकलता है, तब वो मान ही नहीं सकता कि भाई नहीं निकलता है रात को, क्योंकि एटीट्यूड वैसा बन गया है। तो वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा टाइट एटीट्यूड बन गया, बहुत ही ज्यादा कठोर एटीट्यूड आ गया, एटीट्यूड में बहुत ज्यादा कठोरता आ गई है, तो ऐसा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अब कोई व्यक्ति ऐसा होगा तो अब आप बताओ उसकी लाइफ आसान होगी कि कठिन हो जाएगी? बहुत आसान हो जाएगी। उसको क्लियर है, वोट देने जाएगा, उसको कोई मन में कोई दूसरी थॉट ही नहीं आएगी कि वोट किसे देना है नहीं देना, वो बिल्कुल क्लियर है। उससे पूछो क्या अच्छा है, तो वो बता देगा अरे फलानी चीज अच्छी है, गुड़ अच्छा होता है, गुड़ से अच्छा क्या है दुनिया में। उसको 1% ही डाउट नहीं होगा कि गुड़ में तो शक्कर भी आता है, अच्छा गुड़ और शक्कर में से शक्कर फायदा हो सकता है, वो दूसरी चीज सुनेगा नहीं, गुड़ अच्छा है मतलब अच्छा है, गुड़ खाओ। फलाना स्कूल अच्छा है मतलब फलाना ही स्कूल अच्छा है, भाई दूसरा सारे स्कूल बकवास है यार, क्या बात कर रहे हो यार।
मैंने कह दिया ना भाई साहब, कोहली से अच्छा बैट्समैन दुनिया में है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो यार तुम, जायसवाल कोई खिलाड़ी है, सचिन तेंदुलकर भी कोई खिलाड़ी था, कोहली है असली खिलाड़ी। असली खिलाड़ी है धोनी, धोनी से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। अलग अलग खिलाड़ियों के प्रति बना हुआ है, लोग सुनते ही नहीं। कितने भी तर्क दिखा लो, आंकड़े दिखा लो, फैक्ट दिखा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो इनसे क्या हो जाता है, तीसरा जो इनको फायदा जो होता है वो होता है क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझने की स्पष्टता, यानी कि समझने की स्पष्टता। बिल्कुल क्लैरिटी है, दूसरी चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिससे कंफ्यूजन हो सकता है, वो ये सोच सकता है कि यार मोदी अच्छा है, राहुल गांधी अच्छा है, केजरीवाल अच्छा है, ममता बनर्जी अच्छी है, नीतीश नीतीश अच्छा है, कौन अच्छा है? एक सेकंड देना मेरे को। सॉरी, माफी चाहूंगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस था, कोई नहीं। तो समझदार व्यक्ति के लिए तो बहुत डाउट होगा, वो तो बहुत बार सोचेगा, अच्छा मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, उनका ऐसा था वैसा था, बहुत सारे चीज दिमाग लगाएगा। हो सकता है वो कई सारे आंकड़े भी देखे, पर जिसका एटीट्यूड बन चुका है उसको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। अच्छा, अब ये सारा कुछ हो गया तो मैंने आपको बता ही दिया, निर्णय प्रक्रिया में आसानी हो ही जाती है। और क्या, आत्मविश्वास में वृद्धि, आत्मविश्वास खूब आ जाएगा यार। वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, दोनों ही काम हो सकते हैं। आत्मविश्वास कि ऐसा भी हो सकता है कि खुद को लेकर के नेगेटिव छवि बन जाए, अरे यार मैं हर बार यार फेल हो जाता हूँ, हर बार फेल हो जाता हूँ, मैं कुछ बन ही नहीं सकता, मैं किसी काम के लिए पैदा ही नहीं हुआ, मेरे माथे पे असफलता की टिकट चिपका दो, स्टिकर लगा दो असफलता, फेलियर। और या फिर अरे भाई साहब, हम जहां से शुरू होते हैं ना, लाइन वहीं से खड़ी हो जाती है, यानी कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। आप समझ रहे हो एटीट्यूड, कि एटीट्यूड ऐसा बन गया, या तो एटीट्यूड में वृद्धि हो गई। कुछ लोगों का होता है कि जिनका बहुत ज्यादा टाइम फिक्स नहीं हुआ होता ना, अभी एम्बिवेलेंट जिनका एटीट्यूड है, तो उनके क्या होगा कि उनमें सीखने की भी क्षमता बाकी बची हुई है, वो सिस्टमेटिक प्रोसेस में सोचेगा। यहाँ पे जो इससे क्या फायदा हो जाता है कि इंसान ह्यूरिस्टिक प्रोसेस में आता है, उसको पता है कि उसको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो हर चीज उसको पता है। तो ये हमारे क्या है, चार फायदे हैं, चार कॉग्निटिव फंक्शंस के प्रकार हैं। आप इनको लिख सकते हो कि निर्णय प्रक्रिया में आसानी होती है, वांछित सूचनाओं से बचाव होता है, समझने की स्पष्टता होती है, और आत्मविश्वास में कमी या वृद्धि हो सकती है। ठीक, ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस हो गए, किसके, एटीट्यूड्स के कॉग्निटिव फंक्शंस। अब हम देखेंगे एटीट्यूड्स के अफेक्टिव फंक्शंस, यानी कि भावनात्मक प्रकार, अभिवृत्तियों के भावनात्मक प्रकार क्या है। तो भावनात्मक प्रकार क्या होगा, ये तो था संज्ञान के स्तर पर, नॉलेज के स्तर पर। अब हम देखेंगे भावनाओं के स्तर पर क्या अंतर आता है। तो दूसरा क्या, अफेक्टिव फंक्शंस। तो अफेक्टिव फंक्शंस में पहला क्या होगा देख लेते हैं। देखिए, जो हमारे अनुभव है, हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, एटीट्यूड्स किससे बनते हैं, अनुभवों से। ये हमारे अनुभव, हमारे एटीट्यूड्स ही हमारी किसको जन्म देते हैं, भावनाओं को जन्म देते हैं हमारे। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, कोई मोदी के प्रति मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया, तो अब मुझे मोदी जी पर प्यार आना शुरू हो जाएगा, मोदी जी मुझे अच्छे लगने लग जाएंगे, मोदी जी मुझे क्यूट लगने लग जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। अब आप आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूंगा। और वो ना, तुमसे बढ़के दुनिया में होगा ना कोई और, गाना है ना, जुबां पे आज दिल की बात आ गई, गाना है ना, तुमसे बढ़ के दुनिया में होगा ना कोई और, जुबां पे आज दिल की बात आ गई, ऐसे कोई गाना है ना। और वो बड़ी सुंदर लगती हो,
ऐसे करके कोई गाना है ना। तो ये जो भी कोई गाने हैं तो भावना आ गई आपका उसके प्रति, पहले पॉजिटिव एटीट्यूड बना, और पॉजिटिव एटीट्यूड बनने के बाद जैसे देखो आप किसी भी मम्मी को देखो, किसी के पापा को भी देख लो, वैसे पापा को कम देखो, मम्मी को ही देखो। अब बच्चे तो सबके ही सुंदर होते हैं, लेकिन दुनिया में हर एक बच्ची, हर एक मम्मी अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका बच्चा ही दुनिया में सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है, करोड़ों में एक है, मेरा लाल करोड़ों में एक है। वैसे बहुत कम लोग ये कहते हैं कि मेरी लाली करोड़ों में एक है, ठीक है, ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, मेरा लाल करोड़ों में एक है। हालांकि वो भी कह देते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है, पर कम कहते हैं। हम जो भी निर्णय ले रहे हैं, हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी हमारे व्यवहार है, इन सबको हमारी भावनाएं प्रभावित करती हैं। हम भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं किसी भी चीज के प्रति, जब हमारा किसी भी चीज के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड होगा। जैसे जिसके प्रति आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड है, जैसे मान लो आपकी सब्जी आपको जैसे टिंडे की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, और टिंडे की सब्जी देखते ही आपका दिमाग खराब हो जाता है, क्या यार टिंडे की सब्जी, गुस्सा। और अब धीरे धीरे भावनात्मक प्रतिक्रिया क्या बनेगी, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा टिंडा देखते ही। टिंडा देखते ही भावनात्मक जो है वो प्रतिक्रिया करना आप शुरू कर दोगे। किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा हो सकता है, उसे देख देख करके अरे यार ये दिख गया, मूड खराब हो गया, तो ये होता है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है सेल्फ एक्सप्रेशन, स्वयं को व्यक्त करना। सेल्फ एक्सप्रेशन यानी स्वयं को व्यक्त करना। भाई जब आपके एटीट्यूड बन जाते हैं ना, तो आप स्वयं को आप अच्छे से व्यक्त कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, आप पूरे दिन भर सभी के आगे खुद को व्यक्त करते हो कि खुद को व्यक्त होने से रोकते हो? आप अपनी ओरिजिनलिटी सबके सामने रखते हो या सबसे छिपाते हो? सच बात पता है क्या है, हमारी ज्यादा एनर्जी खत्म होती है स्वयं को छिपाने में, स्वयं को एक्सप्रेस करने में नहीं, स्वयं को छिपाने में। दुनिया में मनुष्य के पास जो सबसे बड़ा वरदान है, सजीव तो कितने सारे हैं ना, करोड़ों प्रकार के सजीव हैं, लेकिन एक सेकंड देना ना, मैं माफी चाहूंगा, सॉरी। तो मैं कह रहा था कि मनुष्य के पास जो सबसे बड़ा वरदान प्रकृति ने जो दिया है, सबसे बड़ी नियामत जो मनुष्य को प्राप्त हुई है, सबसे बड़ा वरदान, वो है खुद को व्यक्त कर पाना। ज्यादातर सजीव जो करोड़ों प्रकार के सजीव खुद को व्यक्त नहीं कर सकते, मनुष्य को पास है सबसे बड़ा वरदान। देखो एक प्रश्न आता है कि यार दुनिया में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? आप बताओ दुनिया का सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो ऐसा कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख है जब कोई व्यक्ति अपने मन की सबसे गहरी बात किसी को कह दे, किसी से कह दे ऐसे को जिस पे उसे भरोसा है कि ये किसी तीसरे को नहीं कहेगा, और वो व्यक्ति पूरी भावनाओं सहित, पूरी सम्मान के सहित उसको सुन ले। ऐसा कोई व्यक्ति यदि मिल जाए, जैसे कि इसीलिए तो इंसान को मजा ही आ जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि लोग कि जो साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं वो इतने अच्छे दोस्त कैसे बन जाते हैं? इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ से बहुत ज्यादा गहरी बातें कर पाते हैं, नॉर्मल वे में नहीं कर पाते, और दोनों का एक दूसरे पे भरोसा भी बढ़ जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि लोग ज्यादातर जो ड्रिंक करते हैं तो खूब ज्यादा खुद को बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, खुद को एक्सप्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा सुख ही यही है। कहते हैं कि संत मिलन सब सुख कोई नाही, और वेद पुराण संत गुण गाही। वेद पुराण सब संतों को गुण गाते हैं, और संतों को मिलने जैसा कोई सुख नहीं है। आप अपने दोस्तों के पास में बैठे रहोगे ना, दोस्तों के पास बैठना, जी भर के बातें करना, दिल खोल के बातें करना, कोई पर्दा ना होना, सबसे ज्यादा खुशी व्यक्ति वो है, सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति वो है जिसके पास कुछ ऐसे मित्र हैं जिनसे उसे किसी प्रकार का कोई पर्दा करने की जरूरत ही नहीं है, सारी बातें दिल खोल के कहता है। और यदि प्रोफेशंस में यदि ये बात करें तो टीचर्स के पास ये खूब मौका है कि वो खुद को खूब व्यक्त कर सकता है। जैसे मेरे पास मौका है, मैं वीडियो बना रहा हूं, ऑफलाइन बना रहा हूं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकॉर्ड करके डालूंगा, तो मैं खूब खुद के बारे में
खूब सारी बातें मैं बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ, और ये बहुत बड़ा सुख है। अब ये तो खैर इंडिया है हमारा, इंडिया में बेचारे टीचर को फटीचर कह देते हैं, टीचर के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू सम्मान में समाज में, हालांकि प्राचीन काल में थी, इसलिए हमारे यहाँ कहते थे गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, ठीक है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, लेकिन वर्तमान समय में गुरु की इतनी महिमा नहीं है, ठीक है हमारे यहाँ। इसलिए टीचर की जॉब को यार क्या मास्टर हट, आप देखते होंगे सरकारी मास्टरों को लेकर, प्राइवेट मास्टरों को लेकर के ऐसा कुछ बहुत विशेष लोगों का बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता। आपको यदि और भी कुछ देखना हो तो कभी भी कोई भी वीडियो देख लो यूट्यूब पर ऑनलाइन, आप एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखो जेसीबी की खुदाई का, करोड़ों में व्यूज होंगे उस पर, करोड़ों में। और कोई भी एक नॉर्मल सा एजुकेशनल वीडियो देख लो, फोटोसिंथेसिस का सर्च कर लेना, एक फोटोसिंथेसिस के वीडियो पर कितने व्यूज हैं और जेसीबी की खुदाई पर कितने व्यूज हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान सोसाइटी किस चीज को ज्यादा महत्व देती है, किसको ज्यादा तवज्जो देती है। आप किसी भी बड़े बड़े जो एजुकेशनलिस्ट हैं उनके फॉलोअर्स देख लो, बड़े बड़े जो लोग हैं उनके फॉलोअर्स देख लो, और जो फालतू के जो कचरा कंटेंट बनाते हैं आप उनके फॉलोअर्स देख लो, आपकी समझ में ये बात आ जाएगी कि भाई जो है कि वो समाज जो है वो हमारा किस दिशा में जा रहा है। ज्यादातर लोगों का एटीट्यूड किस तरीके का बन रहा है, उनका एटीट्यूड टीचर्स को लेकर, एजुकेशन का लेकर के किस टाइप का है, और इन चीजों को लेकर के किस टाइप का है। आप किसी का भी ले लो यार, मैं इनकी बात नहीं कह रहा, आप क्रिकेट के अलावा किसी दूसरे फील्ड के खिलाड़ियों के फॉलोअर्स चेक कर लो। अभी शतरंज में चैंपियन जो बने हैं, ठीक है, आप उनको देखो, प्रज्ञानंद वगैरह, और वो अभी जो चैंपियन बना है लड़का, उसको, इन सब के फॉलोअर्स देख लो आप कितने होंगे। और किसी भी जो कंटेंट क्रिएटर है सोशल मीडिया के, जिनके इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जो कि कोई किसी भी प्रकार का कोई कंटेंट ही नहीं बनाते, जिनके कंटेंट की कोई जीरो वैल्यू है, उनके फॉलोअर्स देख लो तो आपको समझ में आएगा कि समाज के एटीट्यूड्स किस टाइप के बने हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज नहीं, आज भी हम दुनिया के, जैसे हम कहते हैं कि भाई हम विश्व गुरु हैं, हमारे यहाँ समाज में इतनी इज्जत है, इतनी इज्जत है, एक बार जो पश्चिम सभ्यता है वहां पे जाकर के देखो प्राइमरी टीचर के लिए क्या है, या टीचर्स की कितना समाज का रेस्पेक्ट करता है, किस तरीके से करता है। एक हमारे समाज में, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि भाई मैं भी एक टीचर हूं, बट एक समाज में सोसाइटी तो है ना, हम ज्यादातर अपने बच्चों को भी क्या दिखाना चाह रहे हैं भाई, कैसा बनाना चाह रहे हैं। तो ये ठीक है, अब जैसा भी है सोसाइटी तो अपने तरीके से ही बढ़ती है, अपने हिसाब से ही चलती है, किसी के कहने ना कहने से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। बट हाँ, एक टीचर का तो एक काम है ना कि वो सही तरीके की या सही बात करे, निष्पक्ष बात करे। तो मैंने आपको बताया सबसे अच्छा क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, एटीट्यूड्स जब हो जाते हैं तो व्यक्ति क्या कर सकता है, सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को जो है वो अच्छे बेहतर तरीके से कर सकता है, या खुद को छिपाना है तो भी बेहतर तरीके से कर पाएगा, और खुद को एक्सप्रेस करना है तो वो भी खुद को व्यक्त करना है या छिपाना है तो बेहतर तरीके से कर पाएगा। और क्या कर पाएगा, उसमें सेल्फ एस्टीम बन जाएगी। सेल्फ एस्टीम, ये सब भावनाओं से जुड़े हुए मैटर है। सेल्फ एस्टीम का हिंदी अनुवाद तो क्या है, आत्मसम्मानीय। क्या है, आत्मसम्मान। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड क्या है, सेल्फ रेस्पेक्ट। मैं नहीं बताऊंगा तो फिर आप में कंफ्यूजन रह जाएगा, फिर आप कहोगे कि यार ये क्या होता है एस्टीम। और एक और शब्द होता है प्रेस्टीज, तो वो भी मैं आपको यही बता देता हूं। तो देख लेते हैं क्या है, एक और शब्द यही लिख ही देता हूं, प्रेस्टीज। ये दोनों तो लगभग समानार्थक हैं, लेकिन दोनों में माइन्यूट अंतर है, वो मैं बता दूंगा। प्रेस्टीज और एस्टीम में क्या अंतर है पहले मैं वो बता देता हूं। देखो, यदि इज्जत व्यक्ति की है, यदि इज्जत क्या है, जैसे मान लो मेरा नाम राजन बाबू और इज्जत राजन बाबू की है, जैसे, या फिर आप हो, मान लो जैसे आप कल को कलेक्टर बनोगे, आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, यदि रेस्पेक्ट आपकी है,
ठीक है, विकास कुमार की है, चिंटू कुमार की है, संजीव कुमार की है, राकेश कुमार की है, तो वो क्या है, एस्टीम है। और यदि कुर्सी इज्जत है डीएम साहब की, संजीव कुमार की नहीं है, डीएम साहब की है, तो वो क्या है, प्रेस्टीज। जैसे मैं कहूं एसटी में तो मेट्रोमैन ई श्रीधरन साहब की है, ब्रह्मदत्त शर्मा जी थे उनकी थी, अनिल बोडिया साहब थे उनकी है, और प्रेस्टीज जितने भी डीएम बैठे हुए हैं सबकी है, ज्यादातर की है, क्योंकि वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो सलाम है। यदि इज्जत कुर्सी की है तो वो है प्रेस्टीज, और यदि इज्जत आपकी है, कुर्सी हो नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे बाहुबली में डायलॉग था ना, कौन सा डायलॉग था कि उसका बाप कहता है ना, बिच्छल देव कहता है कि ये जहां भी रहेगा राजा बन के रहेगा, तो वो क्या है, एस्टीम। और लोग भल्लाल देव की भल्लाल देव जय हो बोल रहे हैं, तो वो क्या है, प्रेस्टीज, क्योंकि भल्लाल देव कुर्सी पे बैठा है। ये अंतर है एस्टीम और प्रेस्टीज में। बहुत से अधिकारी ऐसे होते हैं कि जो जब तक कुर्सी पे रहते हैं बहुत रौब दिखाते हैं, अपने जूनियर्स पे रौब दिखा रहे हैं, अपनी ऑफिस में दिखा रहे हैं, अपने दफ्तर पे दिखा रहे हैं, आसपास लोगों को दिखाते हैं। जिस दिन रिटायर होते हैं ना, एक कुत्ता तक नहीं भौंकता, कुत्ता तक। आप सोचो, किसी ने 32 साल नौकरी की, सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच करके नौकरी की, सेक्रेटरी सचिव बना, जॉइंट सेक्रेटरी बना, सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचा, मान लो होम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बना किसी स्टेट में, पूरे राज्य की पुलिस उसके हाथों में थी, रिटायर्ड हुआ। कभी कभी देश की भी आ जाती है ना, होम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे, पूरे देश की सारी पुलिस और सारे जो है वो अर्धसैनिक बल सब आपके अंडर थे एक दिन पहले तक, और सब जहां भी जाते सर सर सलाम सर सलाम सर सलाम सर हो रहा था। पर आपका बिहेवियर इतना खराब था, आप इतने करप्ट थे, आप अपने जूनियर्स के साथ इतना गंदा बिहेव करते थे, और यहां तक जो है वो करप्शन में डूबे हुए थे। अगले दिन रिटायर्ड हो गए ना, रिटायर्ड होने के बाद अगले दिन आप जाओगे, जिस दिन एक दिन पहले तक पूरे हिंदुस्तान की पुलिस आपकी थी, पूरे इंडिया की पुलिस आपकी थी, सब सर सर कर रहे थे, अगले दिन आप जा रहे हो गली में आप पे कुत्ते भौंक रहे हैं, या आपके जा रहे हो और कोई एक कांस्टेबल तक सलाम नहीं कर रहा। एक आम आदमी भी ये नहीं कह रहा कि अरे यार ये सेक्रेटरी साहब थे, वो लोग यही सोच रहे हैं चलो अच्छा हुआ रिटायर्ड हो गया यार, साला जिंदगी झंड कर रखी थी इसने। ऐसा है तो वो थी प्रेस्टीज, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि राजा, वो एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब चलती है कि व्हेन ए क्लोन एंटर्स इन ए पैलेस ही डजंट बिकम ए किंग, ही टर्न पैलेस इनटू ए सर्कस। यानी कि जो एक जोकर होता है ना, जब वो महल में घुसता है तो वो राजा नहीं बनता, वो पूरे महल को ही सर्कस बना देता है। तो ऐसे आईएएस मत बनना, ऐसे आईपीएस मत बनना, ऐसे अधिकारी मत बनना भाई। ऐसे अधिकारी बनना कि जिसकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई हो, ऐसे अधिकारी बनना जो सेल्फ की रेस्पेक्ट करता है, खुद की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता है? सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं आत्म स्वीकृति, नैतिकता, आत्म मूल्य, कि भाई मैं खुद के मूल्यों को कितनी वैल्यू देता हूं, मैं ईमानदार हूं, मतलब हूं, दुनिया चाहे हंसे मेरे ऊपर, लोग चाहे कितना भी कह लें, अरे साला 10 साल से आई ऐसे एक कार नहीं खरीद पाया, शर्म आनी चाहिए तेरे को, मर जा डूब करके। कहीं का कलेक्टर है यार, तो कहीं का कलेक्टर है यार, अपने रिश्तेदारों को ठेके नहीं दिलवा सकता यार। और आपने क्या कसम खा रखी है कि ईमानदार हूं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बेईमानी करूंगा ही नहीं, चाहे आ जाए कोई भी। इसको कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्म स्वीकृति। दुनिया में कोई मेरी इज्जत करे चाहे नहीं करे, यदि मेरे मूल्य, और इसमें मूल्य सारे के सारे पॉजिटिव मूल्य होंगे, कोई नेगेटिव मूल्य नहीं आएंगे, सत्य का, अहिंसा का। जैसे गांधी जी थे, गांधी जी का मूल्य था स्वदेशी का, अहिंसा का, सत्य का।
तो उनका जो सबसे बड़ा बेटा हरीलाल था, उसने जिद की गांधी जी से कि भाई मुझे पापा विदेश पढ़ने जाना है। गांधी जी ने कहा कि बेटा मैं यहाँ स्वदेशी स्वदेशी चल रहा हूँ, तो विदेश जाना चाहता है कि नहीं, मैं विदेश नहीं भेजूंगा। उसने कहा पापा मैं जाना हूँ। दोनों में इतना झगड़ा हुआ कि हरीलाल पिताजी से अलग हो गया, उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन गांधी जी को अपने अंदर इतना था कि नहीं यार, मेरा मूल्य है तो मुझे मूल्य चेंज करूंगा ही नहीं, किसी के लिए नहीं करूंगा। तो इसको कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट। जब व्यक्ति स्वयं की इज्जत करता है, अपने आंतरिक सिद्धांतों को बहुत ऊपर रखता है। यदि आपको एक और ऐसा कैरेक्टर देखना हो तो एक फिल्म है अपहरण, अजय देवगन की। तो अजय देवगन का जो पिता होता है उस फिल्म में, तो वो बेटा उससे रिक्वेस्ट करता है कि पापा ये जो खबर है ये आप कल अखबार में मत छापना, मैं थानेदार बनने वाला हूं, मैंने इसके लिए 5 लाख रुपए रिश्वत दी है, मुझको थानेदार बन जाने दो। उसके पिता नहीं मानते, बेटा जो सच है वो तो छपेगा ही, मैं क्या कर सकता हूं, सच तो सच है। इसको कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट। किसी के भी आगे नहीं झुकना, मतलब नहीं झुकना। और जो व्यक्ति जिसमें जितनी ज्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट होती है ना, जितना ईमानदारी से, जितने नैतिक सिद्धांतों पर रह करके वो काम करेगा, उतनी ही उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। ये सब चीज किससे तय हो रही है? आपके एटीट्यूड से, कि आपको की भावनाएं किसी भी चीज, जैसे गांधी जी की भावनाएं थी स्वदेशी के प्रति, बहुत ज्यादा इमोशनल थे वो, नहीं सकारात्मक भावना थी उनकी। स्वदेशी मतलब विदेशी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, तो नहीं भेजा बेटे को भी, जितना ज्यादा दिक्कत आ गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ एस्टीम हम कहेंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए कोई बाहरी दबाव की जरूरत नहीं है। बाहर के लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है, बाद में जाओ। मेरे नैतिक सिद्धांत कैसे हैं ये मैटर करता है। कई बार ऐसा होता है डिपार्टमेंटों में, जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, मान लो आप आईपीएस हैं, आईएएस हैं, और यदि आप ईमानदार हैं ना, डेड ऑनेस्ट हैं, लोग आपको पागल कहना शुरू कर देंगे। और आपको ये खबर डायरेक्ट नहीं कहेंगे, चुपके आपके कानों में खबर आएगी, इनडायरेक्ट वे में आप पता चलेगा कि लोग मेरे को पागल कहते हैं, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं कि देखो करोड़ों का टेंडर था, चाहता तो करोड़ों कमा लेता, कैसा पागल इंसान आया है यार, ये कैसा डीएम आया यार, ये कैसा एसपी साहब आया यार, ये पागल ही है यार। लेकिन आप ऑनेस्ट हो। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बाहरी चीजों से नहीं आती। आत्मसम्मान जो है वो आप खुद अपने प्रति कैसा आत्म पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो कि नेगेटिव है, उसका प्रतिबिंब है, उसकी छाया है। हमारी भावनाओं को, आत्म छवि, व्यवहार, इन सब चीजों पर गहरा प्रभाव डालता है, और जो ये बताता है कि हम अपने दोषों को और अपने गुणों को किस हद तक स्वीकार करते हैं, किस हद तक नकारते हैं। वही वाली बात मैंने आपको बताया था, अरे मैं तो फेल होने के लिए ही बना हूं, अरे मैं तो कमाल करने के लिए बना हूं। तो ये सारी की सारी बातें, तो इसको कहते हैं सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम किससे बनेगी? आपकी अफेक्टिव फंक्शंस में दूसरे नंबर पर आएगी सेल्फ एस्टीम। ठीक, इसमें एक जो तीसरा पॉइंट जो आएगा उसका नाम है सोशल कंसर्न। उसका नाम क्या है? सोशल कंसर्न्स। सोशल कंसर्न्स क्या होता है, या आप ऐसे कह सकते हो सामाजिक चिंताएं, सामाजिक चिंताओं की अभिव्यक्ति, सामाजिक चिंताओं की अभिव्यक्ति। आपके एटीट्यूड कैसे है ना, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ सोशल कंसर्न्स। यहां पे व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है, समाज के लिए उसका कैसी भावना है? पॉजिटिव, सकारात्मक भावना है। समाज के लिए कैसी भावना है? सकारात्मक भावना है, क्योंकि उसका समाज के प्रति एटीट्यूड कैसा बना हुआ है? सकारात्मक बना हुआ है। वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो महाकंजूस हैं, अपने लिए एक चवन्नी भी खर्च नहीं करते, लेकिन जहां मंदिर की बात आई कि भाई सोसाइटी में मंदिर बनना है, दान करो, वो दे देगा। या फिर वैसे तो वो महाकंजूस है, लेकिन जब उसने अपनी बेटे की शादी की तो पूरे समाज को बहुत शानदार खाना खिलाया।
या फिर उसने स्कूल के लिए कोई बड़ा दान दे दिया, मंदिर के लिए दे दिया। तो जब आदमी समाज के लिए कुछ काम करता है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो समाज के लिए काम करेंगे। जैसे आप गांव में बहुत सारे बड़े बुजुर्गों को देखेंगे कि वो घर का कोई जरूरी काम बिगड़ रहा होगा, भले ही उसको नहीं देखेंगे, लेकिन गांव में सड़क बन रही है ना, वो उसका ध्यान रखेंगे कि सड़क कहां से बननी चाहिए, सड़क बढ़िया बन रही है कि नहीं है। वो झगड़ा कर लेंगे वहां पर कि सड़क खराब बन रही है, मजदूर कैसे काम कर रहे हैं, ये हो रहा है, मसाला कम डाल रहे हैं। क्योंकि उनका एटीट्यूड, उनकी जो इमोशंस है वो समाज के प्रति बन गई है पॉजिटिव। उनको ऐसा करने से मानसिक खुशी मिल रही है। देखिए, थॉमस हॉब्स नाम का एक विचारक रहा, जिसे हम 5वें टॉपिक में पढ़ेंगे भी, और मेरी सबसे पहली वीडियो में भी मैंने इनके बारे में काफी कुछ बताया आपको। तो थॉमस हॉब्स जो हुए, उनके अनुसार दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है। उन्होंने क्या कहा कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति कैसा है, स्वार्थी है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति समाज के लिए काम करता है ना, तो उसमें भी उसको चूंकि आत्मसंतुष्टि मिलती है, उसको लगता है कि मेरा नाम हो रहा है, मेरी रेस्पेक्ट बढ़ रही है, समाज में मेरा नाम बढ़ रहा है, कद बढ़ रहा है, यश बढ़ रहा है, तो वो समाज के लिए काम करता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, परिवार के लिए, परिवार बाद में देखा जाएगा, पहले समाज के लिए, समाज के कामों के लिए हर काम में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। समाज का कोई काम है, हाँ चलो 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 चलो। गांधी जी को देखो, समाज के लिए अपने परिवार की चिंता ही नहीं की, उनके बेटे उनसे खूब नाराज रहे जीवन भर। भगत सिंह देख लो, मेरी दुल्हन तो मेरी आजादी है। चंद्रशेखर आजाद देख लो, किसी को भी देख लो ना, राम प्रसाद बिस्मिल को देखो, अशफाकुल्ला खां को देखो, राजेंद्र लाहिड़ी को देखो, किसी को, जिसको भी आप देखना चाहो। या फिर जो सरहद पर जो सैनिक हैं, जो शहीद होते हैं, उनको देख लो कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। किसी भी देशभक्त का उदाहरण ले लो आप, कि यदि अर्जुन लाल सेठी अंग्रेजों की नौकरी करेगा तो फिर देश को आजादी कौन दिलाएगा। तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि झांसी की रानी मर गई थी, शहीद हो गई ग्वालियर के युद्ध में, तो उनके बेटा जो दत्तक पुत्र जो गोद लिया था उन्होंने, दामोदर राव, आपको पता उसके साथ क्या हुआ, उसका जीवन कैसे गुजरा होगा उस दत्तक पुत्र का। अंग्रेजों ने उसको छोड़ा होगा क्या? दाने दाने के लिए तरसा था वो बेचारा, दाने दाने के लिए। भरपेट अन्न नहीं खा पाया जीवन भर, कहीं सर छिपाने के लिए जगह नहीं मिली बेचारे को। यदि अपने फैमिली के बारे में यदि बहुत ज्यादा कंसर्न कर जाती रानी, ठीक है, तो फिर इतना ज्यादा हो नहीं पाता, सोसाइटी के लिए नहीं कर पाती। तो समाज के लिए करना होता है ना, तो फैमिली को थोड़ा पीछे छोड़ा होता है। और ये कहां ज्यादा होगा, जिन समाजों में इंसान समाज में ज्यादा रहता है। जैसे गांव में अक्सर करके क्या होता है कि गांव में सोसाइटी ज्यादा होती है, क्योंकि लोग समाज में ज्यादा रहते हैं गांव में। हालांकि अब तो गांव में भी धीरे धीरे क्या आता जा गया है, अजनबीपन आता जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली आती जा रही है, और समाज का दायरा घटता जा रहा है, लेकिन फिर भी समाज अभी भी है। कितना बार ऐसा होता है कि कोई पंचायत बैठी है, गांव के लोग ऐसे होंगे अपने घर का काम छोड़ करके और पंचायत में गए हैं कि भाई पंचायत में फैसला हो रहा है, वहां काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको लगता है कि समाज की भलाई करनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को मानसिक संतोष मिलता है, मानसिक शांति मिलती है। उसको लगता है कि उसके ऐसा करने से समाज में क्या होगा, योगदान होगा, समाज में क्या होगा, फायदा होगा, समाज का लाभ होगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि आप किसमें रख सकते हो, अफेक्टिव फंक्शंस में रख सकते हो। ठीक है, आगे हम तीसरा चलेंगे, और तीसरे को हम क्या कहते हैं, बिहेवियरल फंक्शंस। उदाहरण आप जरूर लिख लें, जितने अच्छे एग्जांपल लिखोगे, जितने बेसिक आप एग्जांपल लिखोगे, उतनी ही आसानी से बात समझ में आएगी। केस स्टडी में आपको ये और बेनिफिट करेंगे, केस स्टडी जब आप सॉल्व करोगे तब। तीसरा और देख लेते हैं हम, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स में, और तीसरे कहते हैं बिहेवियरल फंक्शंस। तो क्या होते हैं बिहेवियरल फंक्शंस, 3.1 में देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने आपको पहले बताया कि सबसे पहले क्या होता है, एटीट्यूड बनता है किसी भी चीज के प्रति। किसी भी चीज के प्रति हमको सबसे पहले ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलने से हमारी उसके प्रति भावना जागृत होती है, फिर हम वैसे करते हैं। जैसे मान लो कि
आपको पता चला किसी खिलाड़ी के बारे में कि भाई वो उसने जितनी भी इनाम की राशि मिली वो सब गरीबों में दान कर दी, आपको ये जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही आपके प्रति मन में उसके प्रति कैसे भावना आ गई, सकारात्मक भावना आ गई। और सकारात्मक भावना आते ही आपके मन में ये आया कि यार इसको सल्यूट करना चाहिए, या इस खिलाड़ी का तो पोस्टर मुझे घर में लगाना चाहिए, या इसका जो मैंने खबर पढ़ी है इसका जो है मुझे स्टेटस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाना चाहिए, सोशल मीडिया पर ये खबर मुझे डालनी चाहिए। तो आपका बिहेवियर बन गया, व्यवहार आपका वैसा बन गया। तो एटीट्यूड क्या करता है, हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है। अनिवार्यता नहीं है, अनिवार्यता हम ऐसा व्यवहार करना चाहते हैं, पर करें ये जरूरी नहीं है, पर करना चाहते हैं। और क्या करना और क्या नहीं करना है, ये सब जो है वो एटीट्यूड से तय होता है। देखिए अभी हमने देखा था कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है, खुद को व्यक्त करना। और पता है जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है, जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि जब आपका मन कर रहा है कुछ करने का और आप वो कर नहीं पा रहे, बल्कि उसके बजाय आपको कोई दूसरा ही काम दिन और रात करना पड़ रहा है। जैसे सपोज करो कि आपका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता, जीरो, और आपके घर वालों ने ठुकाई पिटाई सुताई कुटाई कर करके आपसे कह रखा है कि बेटा पढ़ना है, आईएएस बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बेटा तू आईएएस बनेगा, आईएएस के लिए पढ़ाई करेगा, नहीं मैं मरा हुआ मुंह देखेगा मेरा। अब आपको ऐसे कह दिया है घर वालों ने, अब आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने का मन नहीं करता। तो ये इसको मैंने पहले भी बताया था, इसको लुईस फेस्टिंगर ने क्या कहा था, कॉग्निटिव डिजोनेंस की स्थिति कही थी, यानी कि संज्ञानात्मक असंगति, यानी कि सॉरी, मन कुछ और कह रहा है करने के लिए लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे। आपने वो गाना सुना है, दिल ये कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, ठीक है, आमिर खान का शायद ये गाना है। तो ऐसा हो, तो इसे कहते हैं बहुत, जब ये इंसान में बहुत, जैसे आपने देखे होंगे ना बहुत सारे ऐसे कर्मचारी आपको सरकारी कर्मचारी मिलते होंगे जो बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं, बहुत ही ज्यादा चिड़े हुए, बहुत ही ज्यादा चिढ़ करके बात करेंगे, किसी भी चीज का जवाब चीज पूछोगे ना बहुत चिढ़ करके जवाब देंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत खराब व्यक्ति है, बात यह है कि वो ये काम करना नहीं चाह रहा और उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं दूसरा कोई काम धंधा करने का, करे क्या, मजबूरी में घर चलाना है। नसरुद्दीन शाह का डायलॉग है ना कि हमें घर चलाना होता है साहब, इसीलिए हम सरकार चुनते हैं ताकि आप देश चलाओ। तो उसे घर चलाना है बेचारे को, करे क्या, दूसरा कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए ये काम कर रहा है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करे। तो उसको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, चूंकि उसको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा उस काम को करने में, उसका मन बिल्कुल गवाही नहीं दे रहा करने के लिए, तो वो काम को कैसे करेगा, अच्छे से कैसे ही कर सकता है, उसका मन कैसे लग सकता है। और जब ऐसा बहुत ज्यादा जरूरत से हो जाए तो व्यक्ति बन जाता है अपरिचित। तो व्यक्ति क्या कौन बन जाता है, अपरिचित बन जाता है। अपरिचित फिल्म देखी आपने, तो जो व्यक्ति जो होता है वो 3 पर्सनैलिटी हो जाती है उसकी, ठीक है। एक तो वो जो रहता है क्या नाम होता है, रामा होता है, क्या होता है उसका, रामार्जुन होता है, क्या होता है, ठीक है, रामानुज होता है। एक वो हो जाता है, वो रेम्बो बन जाता है, और एक अपरिचित बन जाता है। तो स्प्लिट पर्सनैलिटी का खतरा हो जाता है कब, जबकि क्या होता है कि जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। तो बेसिकली अफेक्टिव बिहेवियर फंक्शंस में सबसे पहला फायदा जो होता है वो होता है व्यवहार का चुनाव आसान हो जाता है। व्यवहार का चुनाव आसान हो जाता है कि मुझे कौन सी परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करना है। आपका एटीट्यूड बना हुआ है, मान लो कि विराट कोहली को लेकर के पॉजिटिव, तो जब भी विराट कोहली कुछ अच्छा करेगा तो आप क्या करोगे, या मजा ही आ गए विराट कोहली, ऐसे करके करोगे, खुश हो जाओगे आप। जैसे मतलब आपका एटीट्यूड बना है कि भाई स्मोकिंग नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, मतलब नहीं ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा दोस्त नहीं है, मेरा यार नहीं है, एक सिगरेट एक घूंट पी ले, बस एक कस खींच ले। और आपका एटीट्यूड बना है नहीं करा हुआ, तो आप क्या कहोगे, मेरा यार नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, छोड़ नहीं सकता, एक बार छोड़ दे, 1 महीने के लिए छोड़ दे, आज मत पी बस। तो नशा नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, आपको पहले से ही पता चल गया कि क्या काम करना है।
हालांकि जब एटीट्यूड्स मैंने आपको शुरुआत की थी, एटीट्यूड्स का निर्माण कैसे होता था, उस समय मैंने बताया था कि भाई बीइंग प्रेडिक्टेबल इज बोरिंग, कि भाई एटीट्यूड से आपके व्यवहार का अनुमान करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप बार बार एक ही जैसी चीजें करते हो, और जब बार बार एक ही चीजें करते हो तो उससे नवीनता कम हो जाती है, उससे उत्साह कम हो जाता है, जिससे बहुत सारे लोग आप में रुचि खो सकते हैं। यदि मान लो कि मैं रोज एक ही बोरिंग तरीके से पढ़ाऊं, हालांकि मैं तो रोज एक ही बोरिंग तरीके से पढ़ा रहा हूं, अब लेक्चर मेथड ये ज्यादा ऑप्शन है नहीं मेरे पास डिजिटल ब्लैक बोर्ड नहीं है, ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है राशि उपलब्ध, तो मैं इसी से पढ़ा रहा हूं, तो लेक्चर मेथड से ही पढ़ा सकता हूं। अगर सपोज करो मेरे पास डिजिटल ब्लैक बोर्ड होता, डिजिटल होता ये, तो मैं हो सकता है कि कुछ आपको पीपीटी भी शो करता, कुछ आपको चित्र भी शो कर सकता था, कुछ आपको डायग्राम भी दिखा सकता था, हो सकता है कभी कभी आपको वीडियो भी दिखा देता, तो विविधता आ जाती तो आपको ज्यादा मजा आ जाता, ठीक है। पर एटीट्यूड ऐसा बना हुआ है कि भाई यही है, मुझे ऐसे ही पढ़ाना है, लेक्चर मेथड ही मुझे सूट कर रहा है, तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही कर रहा हूँ। और इससे एक सबसे बड़ा खतरा ये हो सकता है कि भाई धीरे धीरे स्टूडेंटों को इंटरेस्ट आना बंद हो जाए कि क्या यार रोज एक ही बोरिंग तरीके से पढ़ाता रहता है, हमें मजा नहीं आ रहा, भाड़ में जा, हम किसी और की वीडियो देख लेते। और आपका एटीट्यूड ऐसा बना हुआ है कि नहीं यार एथिक्स पढ़ना है, पास करना है, और ये अच्छा पढ़ा रहा है, ये ठीक पढ़ा रहा है, मुझे एथिक्स की नॉलेज मिल जाएगी, मुझे एथिक्स में अच्छे नंबर लेकर के आने हैं पेपर 4 में, जीएस में, मैं ये वीडियो देखूंगा तो आप फिर देखोगे, तो व्यवहार आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या बन जाती है, रेगुलरिटी भी बन जाती है, व्यवहार की नियमितता भी हो जाती है ना, आप ये लिख भी सकते हो, व्यवहार की नियमितता। और इसमें एक और बिंदु और लिख सकते हो बस, और तो ज्यादा तो है नहीं इसमें, व्यवहार के फंक्शंस में व्यक्तित्व में गहराई आती है, या व्यक्तित्व पर भरोसा जमता है। क्योंकि आपका एटीट्यूड एक ही टाइप का है, आप एक ही तरीके के कार्य करते हो, ज्यादातर तरीके से आप एक ही तरीके का व्यवहार करते हो, आपको पता है कि इस आदमी ने हाँ बोला है तो मतलब ये काम करेगा ही करेगा। इसको कहते हैं साख बनना, क्रेडिबिलिटी बनना, कि भाई उसने बोला है ना, मतलब वो करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हो जाए दुनिया इधर की उधर, उसने हाँ बोला तो मतलब करेगा। तो ये हो जाता है, व्यक्तित्व में गहराई इस टाइप से आती है कि वो जैसे ईमानदार है तो हमेशा ईमानदारी रहेगा, तो इस टाइप से। तो ये है बिहेवियरल फंक्शंस, 3 हमारे व्यवहारात्मक प्रकार हैं अभिवृत्तियों के। व्यवहार का चुनाव करना आसान हो जाता है, व्यवहार की नियमितता हो जाती है, और व्यक्तित्व में गहराई आ जाती है, व्यक्तित्व पर भरोसा या व्यक्ति पर भरोसा बढ़ जाता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि अभिवृत्तियों के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, डिसफंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स क्या क्या हो सकते हैं, अभिवृत्तियों के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो आप बताओ क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, गैस करो, गैस क्या करना है, इतना पढ़ दिया, पढ़ाया, इतना सब बताया, अभी भी गैस करोगे क्या? आप जिस स्तर पे हो, जिस लेवल पे आके आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई अब डिसफंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो DYS डिसफंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स, अभिवृत्तियों के प्रकार, यहां पे लिखेंगे तो प्रकार ही, लेकिन यहां पे हम लिखेंगे नुकसान, अभिवृत्तियों के नुकसान। तो अभिवृत्तियों के नुकसान किसको होते हैं, 2 को होते हैं, एक तो समाज को होते हैं और दूसरे व्यक्ति को होते हैं। तो किस किस को होते हैं, समाज को और व्यक्ति को, दोनों के नुकसान होते हैं, समाज को और व्यक्ति को। पहला व्यक्ति को, दूसरा समाज को। तो पहले इंडिविजुअल को नुकसान होगा, तभी तो सोसाइटी को नुकसान होगा। चलो इसी बात पे ये बताओ कि इंडिविजुअल इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में बताना, पिछली पुरानी वीडियोज में बता चुका हूं मैं। चलिए तो पहले हम देख लेते हैं व्यक्तियों को क्या क्या नुकसान होते हैं एटीट्यूड्स के। तो 1.1 से शुरू करते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि व्यक्ति कैसा हो जाता है, एक ही एटीट्यूड के प्रति उसमें कठोरता आ जाती है, ठीक है। मोदी सही है मतलब मोदी सही है, राहुल गांधी सही है, राहुल गांधी ही सही है, और दुनिया में कोई सही है ही नहीं, आम से अच्छा फल दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, या मनुस्मृति से घटिया पुस्तक कोई हो ही नहीं सकती। किसी भी प्रकार की ऐसी आपका एटीट्यूड बना हुआ है
तो इससे आपको जो सबसे बड़ा नुकसान जो होता है किसी भी व्यक्ति को, उसमें क्या है, रूढ़िवादी हो जाता है। वो रूढ़िवादी होने की संभावना अधिक हो जाती है। अब मान लो जब जिसके एटीट्यूड बहुत ज्यादा मजबूत हो गए तो वो कैसा हो जाएगा, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी को कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। यानी कि ऐसा व्यक्ति नई चीजों को अपना ही नहीं सकता। जैसे बुजुर्ग लोग आपने देखे होंगे ना, वो टेक्नोलॉजी को लेकर के टेक्नोलॉजी को अपनाना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, वो ठीक है जो हो रहा हो। बहुत से टीचर ऐसे होंगे कि जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है लेकिन नहीं अपना रहे, जैसे मैं हूं, डिजिटल अपना लेना चाहिए लेकिन नहीं अपनाया अभी तक। तो एटीट्यूड की वजह से नहीं है मेरा, तो ठीक है फाइनेंशियल है, पर वैसे नई चीजों को नहीं अपनाएगा। नई चीजों को नहीं अपनाएगा तो क्या हो जाएगा, नवाचार की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, नवाचार की कमी हो जाएगी। जैसे वो बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगा व्यवहार में, वो नई चीजों को नहीं अपना पाएगा। नई चीजों को अपनाने का मतलब, जैसे समलैंगिकता पे अभी बड़ा विवाद बना हुआ है भारतीय सोसाइटी में। अब मान लो किसी का एटीट्यूड बना हुआ है कि यार देखो, शादी तो लड़के और लड़की की ही अच्छी लगती है। ये क्या शादी होती है कि लड़की लड़की आपस में शादी कर रही है, लड़के लड़के आपस में शादी करते हैं, छी कितनी गंदी बात है। मुझे तो सोच करके ही वॉमिटिंग आती है, मुझे तो सोच करके ही घृणा आती है, मेरे तो सोच करके ही मेरा खून खौल उठता है, ऐसा लगता है दूसरा। तो एटीट्यूड जब बहुत ज्यादा, नुकसान क्या है एटीट्यूड होने का, कि आदमी बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो जाता है, नई चीजों को अपना ही नहीं पाता, नई चीजों को पचा ही नहीं पाता। जैसे आज भी बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, वो कहेंगे अरे यार ये ड्राइविंग करना कोई औरतों का काम है, औरतों में बड़ी ड्राइविंग हो रही है यार, इनको सड़कों पे छोड़ देते हैं महिलाओं को, लड़कियों को स्कूटी लेके पापा की परी। उनका एटीट्यूड ऐसा बना हुआ है कि लड़कियां तो ड्राइविंग कर ही नहीं सकती। हालांकि सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, कितने सारे लोग हैं जो वहां तक जाकर के आए, स्पेस तक जाकर के आए, मैडम क्यूरी जैसी महिलाएं हुई हैं। लेकिन आज भी लोग क्या कह देंगे, अरे लड़कियों के साइंस वाइंस लड़कियों के बस की बात नहीं है यार, इनको आर्ट्स दिला दो, इनको ह्यूमैनिटीज दिलवा दो यार। तो बेसिकली क्या होता है, नवाचार, नई चीजों को वो अपना ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो जाते हैं। और क्या क्या नुकसान है व्यक्ति को, दूसरा ये तो सब पता ही चल गया, भेदभाव करने वाला हो जाएगा वो। कैसा हो सकता है, भेदभाव को जन्म दे सकता है। भेदभाव को जन्म कैसे देगा, मान लो एटीट्यूड मेरा कैसा बन गया है कि भाई जो है फलाने धर्म के लोग ना बहुत ही घटिया होते हैं, फलानी जाति के लोग ना इनसे निकृष्ट लोग तो होते ही नहीं। जैसे मान लो किसी को बन गया कि इन ब्राह्मणों ने ना तो भारत को बर्बाद कर दिया, या किसी का बना हुआ है कि ये जो फलानी जाति के लोग हैं ना, ये तो हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करेंगे, ये फलानी जाति के लोग हैं ना, ये तो भाई हमेशा निकृष्ट ही होंगे। इस टाइप के जो एटीट्यूड जो बन जाते हैं, वो कैसे बनते हैं, जब एटीट्यूड बन जाता है किसी को लेकर के, जब एटीट्यूड में बहुत ज्यादा कठोरता आ जाती है तो उससे भेदभाव को जन्म हो जाएगा। फिर आदमी वैसी जातियों के प्रति भेदभाव करना शुरू कर देगा। और क्या हो सकता है, पूर्वाग्रही हो सकता है। पूर्वाग्रही हो सकता है। पूर्वाग्रही क्या होता है, पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जाने बिना, पूरी तरीके से उसके बारे में जाना नहीं है, बस उसके किसी एक व्यक्ति के बारे में जान लिया और सभी के बारे में अनुमान लगा लिया। जैसे जैसे जहरीले सांप है, सांप जहरीले और बिना जहरीले दोनों ही होते हैं, बट मान लो किसी को कोई जहरीला सांप काट गया और उसने अनुमान लगा लिया कि सारे सांप ही जहरीले होते हैं, तो इसको पूर्वाग्रह कह देंगे। या फिर मान लो आपको जैसे बिहारियों के प्रति पूर्वाग्रह बना हुआ है लोगों का, कि भाई ये जो बिहारी है ना, तो मतलब ये आईएएस ही बनेगा, कलेक्टर की ही तैयारी करेगा।
या बिहारी है तो ये मजदूरी ही करेगा, ये तो अनपढ़ ही होगा, इसको तो ज्ञान ही नहीं होगा, तो पूर्वाग्रह बने हुए हैं लोगों के। राजस्थानी है तो मतलब ये मारवाड़ी है तो मतलब ये कंजूस ही होगा। तो इस टाइप के इनको कहते हैं स्टीरियोटाइप, अंग्रेजी में पूर्वाग्रह बन जाते हैं। तो क्या हो जाता है, पूर्वाग्रह बन जाता है। जैसे किसी का पूर्वाग्रह बन गया कि दुनिया में भारत का खाना खाने से अच्छा दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, दुनिया में सबसे अच्छा है भारत का खाना। अब इसका एटीट्यूड इतना बेकार हो गया, पूर्वाग्रह इतना ज्यादा हो गया, ये अमेरिका में गया और वहां भी क्या कह रहा, भारत का खाना खिलाओ, भारत का खाना। ये नई चीज अपना ही नहीं सकता, ये यही नहीं सोच सकता कि यार अमेरिका में किस किस तरीके का खाना बनता है, वो भी तो ट्राई करके देखें। ये पक्षपात पूर्ण व्यवहार हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब आप सोचो कि यदि कोई आईएएस ऐसा हो गया, एक आईएएस साहब है, डीएम साहब हैं, और उनमें नवाचार की कमी हो गई है, नई चीजों को वो अपना ही नहीं सकते, कैसे ऐसे डीएम साहब कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा डीएम साहब। कोई डीएम साहब कहते हैं कि यार लड़कियों को तो ना घर पे बैठना चाहिए, ऐसा डीएम चलेगा क्या? ऐसे डीएम को पहले खुद को घर पे बैठना चाहिए। कोई डीएम कह दे कि भाई फलानी जाति के लोग अच्छे नहीं होते, तो ऐसा डीएम दुनिया की किसी भी जाति के लिए अच्छा नहीं है भाई, वो देश पे महाबोझ है। ऐसा डीएम नहीं चाहिए, एक भी दिन नहीं चाहिए। ऐसे डीएम, ऐसे एटीट्यूड वाला डीएम हमको चाहिए ही नहीं। ना डीएम हमको चाहिए, ना एसपी हमको चाहिए ऐसा, ना आरएस हमको चाहिए, या आईआरएस हमको चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए ऐसा। तो एटीट्यूड, ऐसे कठोरा एटीट्यूड वाले नहीं चाहिए हमको। कि दुनिया का हर मर्द कुत्ता होता है, कुछ लड़कियों का परसेप्शन बन जाता है। कोई ऐसी कलेक्टर साहिबा चलेंगी क्या आपकी? नहीं चलेंगी ना, कैसे चलेंगी? वो फिर पुरुषों के, हमेशा ही सभी पुरुषों को उसी नजर से देखेंगी, उसी नजर से देखेंगी तो अपने ऑफिस के कर्मचारियों को भी वैसे ही देखेंगी, सभी के साथ समानता का व्यवहार ही नहीं कर पाएंगी। समाज के लिए, पुरुषों के लिए कोई योजना आएगी तो उसे अच्छे से लागू ही नहीं कर पाएंगी। पुरुषों से जुड़ा हुआ कोई मामला आएगा तो उसमें वो महिला का पक्ष ले लेंगी और पक्षपाती हो जाएंगी। किसी के भी प्रति 0% वाइस्ट रहना है। आपकी तराजू ना इधर झुकेगी ना उधर, जाति हो, लिंग हो, भाषा हो, धर्म हो, देश हो, भाषा हो, रंग हो, जेंडर हो, कुछ भी हो, आपकी तराजू का तुला एक तरफ झुकेगा ही नहीं। यदि आपके एटीट्यूड ऐसे हैं कि एक तरफ झुके हुए हैं, आप इस पद के योग्य नहीं हो, घर बैठो मस्त रहो। आपका दृष्टिकोण कैसा हो जाएगा? संकीर्ण दृष्टिकोण हो जाएगा, बहुत ही छोटी सोच हो जाएगी आपकी। क्योंकि वो तो मान लेगा कि मैं जो करता हूं वही सबसे अच्छा करता हूं। ये क्या, इनको क्या ही आता है, मैं जो करता हूं वही सबसे अच्छा है। मैं जिस धर्म को मानता हूं ना, वो दुनिया का दी बेस्ट धर्म है, बाकी सारे धर्म वालों को तो जीने का ही हक नहीं है। ये सब निकृष्ट लोग हैं। पार्टी तो एक ही है, कांग्रेस, बाकी पार्टियां तो घटिया रहे। ये कोई पार्टियां हैं? कोई भी व्यक्ति, ऐसे लोगों को मूर्ख शिरोमणि कहा जाता है। वो तारे जमीन पे फिल्म में ना, मूर्ख शिरोमणि, बेचारे वो लड़के को उपाधि दे देते। तो मूर्ख शिरोमणि क्या है? जो ये मान ले कि भाई मैं जो कहता हूं वही सही, मैं जो मानता हूं वही सही, मेरा जिस पे विश्वास है वही सही, मैं जिसके जो मेरे जैसे एटीट्यूड है वही सही है, बाकी सब गलत। मैं जिस नेता का समर्थन करता हूं वही सही है, मैं जिस पार्टी को समर्थन करता हूं वही सही है, मैं जिस रंग को समर्थन करता हूं वही रंग सही है। कि भाई कल से ऑफिस में ना सब लोग काला स्वेटर पहन के आएंगे, कल काले के अलावा कोई पहन करके आ गया ना, ध्यान रखना। ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह नाम है हमारा, आईएएस बने, अभी अभी पोस्टिंग हुई है। तो ये सब, वो आदमी लंबा चल ही नहीं सकता, हर जगह फेल होगा, हर जगह से लतियाया जाएगा। ठीक है, तो संकीर्ण दृष्टिकोण वाला डीएम हमको नहीं चाहिए, अधिकारी नहीं चाहिए, है ना। और क्या होगा उसमें? व्यक्तिगत तौर पे क्या हो जाएगा? तनाव और संघर्ष की स्थिति आ जाएगी, मानसिक तनाव का संघर्ष हो जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि वो नौकरी में रहते हुए वो काम कर नहीं पाएगा,
क्योंकि नौकरी में काम करना है सभी धर्मों के प्रति, और वो ये सोच रहा था कि यार इन धर्मों को तो, इस धर्म वालों को तो जीने का ही अधिकार नहीं है। ठीक है, भगवान का हुक्म था कि पूरे धर्म में, पूरी दुनिया में मेरा ही धर्म होना चाहिए। अल्लाह का हुक्म था कि पूरे धर्म में, पूरी दुनिया मेरा ही मजहब होना चाहिए। गॉड का ऑर्डर है कि भाई पूरी दुनिया में मेरा ही रिलीजन होना चाहिए। तो कैसे काम चलेगा? यहां तो सभी धर्मों के लिए बराबर काम करना है, और कर नहीं पाएगा तो मानसिक तनाव में आ जाएगा, मानसिक संघर्ष में आ जाएगा, असमंजस की स्थिति बना रहेगा। कई बार जैसे ये भी होगा कि जब वो, बहुत से लोग, मैंने अभी अभिव्यक्ति में क्या बताया कि भाई समाज के प्रति बहुत ज्यादा मुखर होते हैं। अब वो समाज को प्राथमिकता दे कि घर को प्राथमिकता दे, इसको लेकर के भी उसके अंदर मानसिक तनाव हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें, तो ये सारे के सारे नुकसान किसको हो सकते हैं? व्यक्ति को होंगे। और व्यक्ति में क्या हो जाएगा? और उसमें आ जाएगी कठोरता, आ जाएगी, रिजिडिटी आ जाएगी। 1.6 में क्या लिख लेंगे हम? कठोरता का आना, लचीलेपन का जाना। उसमें रिजिडिटी आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी कि मतलब मुझे शाकाहारी पसंद है, मतलब शाकाहार पसंद है, चाहे हो जाए दुनिया में इधर क्या उधर कुछ भी। और मेरी ऑफिस में कोई भी व्यक्ति नॉनवेज का नाम भी नहीं मत ले लेना गलती से भी, नहीं तो तुरंत नोटिस मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के चीजें अपनाना बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगा हर चीज को लेकर के। तो कठोरता, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। ये सारे के सारे नुकसान किसको होंगे? व्यक्ति को होंगे। बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो जाएगा, नवाचार की कमी हो जाएगी उसमें, वो भेदभाव करने वाला हो जाएगा, वो पूर्वाग्रही हो जाएगा, वो पक्षपाती हो जाएगा, उसका दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण हो जाएगा, वो मानसिक तनाव की स्थिति में आ जाएगा, मानसिक संघर्ष की स्थिति में आ जाएगा, उसके व्यवहार में बहुत ज्यादा कठोरता आ जाएगी। वो एक ही तरीके का व्यवहार करेगा, वो बदलाव लाए ही नहीं पाएगा, और समाज के साथ, ऑफिस के साथ, सरकारों के साथ वो तालमेल बिठा ही नहीं पाएगा, और वो एक बहुत बड़ा फेलियर होगा, और उसे मूर्ख शिरोमणि की उपाधि मिल जाएगी। इसीलिए अभिव्यक्तियों को लचीला होना चाहिए, ताकि हम उनको समय मिलने पर बदल सके, जब भी सूचना मिले बदल सके। बहुत ज्यादा कठोर नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को व्यवहार से थोड़ा बहुत कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। अब समाज को क्या क्या नुकसान होता है एटीट्यूड से? तो जो व्यक्ति को हो रहे हैं वही समाज को हो रहे हैं, और जो समाज को हो रहे हैं वही सरकार को हो रहे हैं, वही प्रशासन को हो रहे हैं। तो वही समाज को क्या क्या हो रहा है मैं यही बता देता हूं। भेदभाव को जन्म मिलेगा, भेदभाव को जन्म, भेदभाव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि भाई मान लो मेरा एटीट्यूड बना हुआ है, वही अभी जो बताया, कुछ जातियां बेकार निकृष्ट होती हैं, तो मैं उन जातियों के प्रति काम ही नहीं कर पाऊंगा, उन जातियों के प्रति निष्पक्ष ही नहीं रह पाऊंगा। जब भी उस जाति के व्यक्ति को देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये लोग तो घटिया ही होते हैं, ये तो निकृष्ट ही होते हैं। तो समाज में इससे भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, समाज में इससे असमानता को बढ़ावा मिलेगा, समाज में इससे सामाजिक संघर्ष फैल सकता है, इससे हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। दंगे और कैसे होते हैं? ऐसे ही तो होते हैं, लोगों को जब ये बता दिया जाता है। देखिए भेदभाव, दंगे कब होते हैं पता है? या लोग विद्रोह कब करते हैं? तब करते हैं जब उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। जब गलत हो रहा है तब नहीं करते, जब उनको दिमाग में ये बैठ जाए कि नहीं गलत हो रहा है तब वो करेंगे। ये भी तो बात है ना, एटीट्यूड चेंज करना, कि दिमाग में बिठा देना। संज्ञान दिया, संज्ञान से क्या हुआ? भावना आई, और भावना से व्यवहार हुआ। तो व्यवहार हुआ कि उसके मन में ज्ञान दिया गया कि यार ये ना फलाने धर्म के लोग ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमको मारने का प्लान बना रहे हैं, हमको तो एक कंसंट्रेशन कैंप में भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिन रात कर रहे हैं। तो उनके मन में आ रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा करना है, वैसा करना है। तो हिंसा बढ़ने का, दंगे फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। और क्या हो जाएगा? सामाजिक असमंजस की स्थिति आ जाएगी। दूसरा, सामाजिक असमंजस। मैं अच्छे से लिख ही देता हूं ना, समाज को क्या क्या नुकसान होते हैं पॉइंट वाइज। तो पहला है भेदभाव को जन्म।
दूसरा है आपका सामाजिक असमंजस। सामाजिक असमंजस की स्थिति आ जाए, कैसे आ जाएगा? जैसे एटीट्यूड मेरा बन गया कि जो पहले चलता था वही सही है, हमारे बाप दादा जो करते थे वही सही था, बाकी सब गलत है। इससे क्या हो जाएगा? समाज का डेवलपमेंट होगा क्या? नहीं। क्या वो नई विचारधाराओं को अपना पाएंगे? नहीं। क्या इससे समाज की जड़ें मजबूत होंगी? नहीं। क्या इससे समाज कमजोर होगा? हाँ। क्या इससे नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में टकराव होगा? हाँ। क्या इससे इस चीज से कि भाई क्या करना है क्या नहीं, इसको लेकर के संघर्ष की स्थिति होगी कि नहीं? हाँ। तो इससे क्या सामाजिक असमंजस की स्थिति आएगी? हाँ। तीसरा, समाज में असहिष्णुता बढ़ेगी। वैसे तो इनटॉलरेंस का नारा बहुत ज्यादा चल रहा है इंडिया में जब से 2014 के बाद से, ठीक है। समाज में असहिष्णुता बढ़ जाएगी जब आपके एटीट्यूडों में बहुत ज्यादा कठोरता आ जाएगी, तब इनटॉलरेंस सोसाइटी में बढ़ जाएगी। इनटॉलरेंस का मतलब जो लोग मेरी बात नहीं मानते वो गलत हैं, जो मेरी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते वो सब गलत हैं, जो मेरे नेता को नहीं मानते वो सब गलत हैं। बस तो हो गया। जो लोग अल्लाह का कहा नहीं मानते वो सब गलत हैं, जो भगवान का कहा नहीं मानते वो सब गलत। कुछ भी। औरतों को तो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को तो स्कूल ही नहीं भेजना चाहिए। दुनिया का हर पुरुष ना हवसी होता है। दुनिया का ये पुरुष है ना, ये पुरुष नहीं होते, ये सब के सब बलात्कारी है। इस तरीके के एटीट्यूड आपके बन गए तो समाज में क्या बढ़ेगी? इनटॉलरेंस बढ़ेगी, समाज में से असहमति बढ़ेगी और कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा। और क्या होगा? सामाजिक विघटन होगा, समाज टूट जाएगा ना। कैसे टूटता है समाज? ऐसे ही तो टूटता है जब समाज में आपस में बातचीत मान ही नहीं रहे। मेरी जाति के लोग अच्छे हैं, मेरी सोसाइटी के लोग अच्छे हैं, मेरे ही नस्ल के लोग अच्छे हैं, इस तरह की बातें जहां चलती हैं, भाषावाद, क्षेत्रवाद, नस्लवाद, रंगवाद, जातिवाद, किसी भी तरीके का बात जहां पे लोगों के एटीट्यूड में आ जाएगा, समाज का विघटन होगा ही होगा। और क्या होगा? सामाजिक ध्रुवीकरण। सामाजिक ध्रुवीकरण हो जाएगा, वही जाति के नाम पे बढ़ जाएंगे, धर्म के नाम पे, वही सब सारी की सारी बातें। इससे क्या होगा? सामाजिक अशांति फैल जाएगी, अशांति हो जाएगी, सामाजिक भेदभाव बढ़ जाएगा। ये मैंने बता ही दिया। इससे क्या हो जाएगा? समावेशी विकास रुक जाएगा। आजकल यूपीएससी में समावेशी विकास कुछ ज्यादा ही चल रहा है, तो समावेशी विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें हैं, ये आपके डिसफंक्शंस हो गए एटीट्यूड्स के। तो ये एटीट्यूड्स के फंक्शंस और डिसफंक्शंस थे जो हमने आज पढ़े। तो 150 शब्दों का इस पर प्रश्न आ ही सकता है, केस स्टडी में ये काम में आएगा ही। अब आप ये बताओ कि लगभग 80 मिनट का वीडियो हमारा हो चुका है, तो मुझे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाना है, चीजें पढ़ानी है, वो क्या है? अभिवृत्ति का विचार से क्या संबंध है, अभिवृत्ति का विश्वास से क्या संबंध है, अभिवृत्ति का ओपिनियन से क्या संबंध है, अभिवृत्ति का व्यवहार से क्या संबंध है। तो ये सारी की सारी चीजें मेरे को पढ़ानी है। एटीट्यूड और बिहेवियर लिंक क्या है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एटीट्यूड और थॉट में क्या रिलेशन है, एटीट्यूड और बिलीव में क्या रिलेशन है, ये सब बारी बतानी है। तो मैं शुरू करूंगा एटीट्यूड एंड थॉट से। अभिवृत्ति और विचार, इनमें आपस में क्या संबंध है क्या नहीं। तो अब आप मुझे बताइए कि आज ही शुरू करना है या फिर आपको कल का वेट करना है या नेक्स्ट वीडियो में बनाए। आपने वैसे अभी तक एक भी बार बताया तो है नहीं, मैं हर बार पूछता हूँ कि यार वीडियो कितनी बड़ी बनाऊं कितनी नहीं, ज़्यादा बड़ी बनाऊं 80 मिनट 90 मिनट 60 मिनट 2 घंटे 2.5 घंटे। चलो ठीक है, मैं यही खत्म करता हूँ फिर आज इसको। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? एटीट्यूड एंड थॉट्स। क्या पढ़ेंगे? बता देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा। वैसे तो क्या फ्लो बड़ा बढ़िया बना हुआ है इस समय, और
एटीट्यूड एंड थॉट्स, ATTITUDES, एटीट्यूड्स एंड थॉट्स। अभिवृत्ति एवं विचार, अभिवृत्ति एवं विचार। तो क्या होती है अभिवृत्ति और क्या होता है विचार? अभिवृत्ति तो हम शुरू से पढ़ ही रहे हैं कि अभिवृत्ति क्या होती है। एटीट्यूड्स हमारे क्या होते हैं, हमको पढ़ना है कि हमारे थॉट्स क्या होते हैं। तो बताओ शुरू करें यहीं कि नहीं? जब भी हमें कोई सूचना मिलती है तो हमारा मस्तिष्क जो बौद्धिक प्रतिक्रिया करता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, विचार कहते हैं, थॉट कहते हैं। तो पढ़ें कि क्या करें? चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं यार। एक वीडियो में एक ही टॉपिक ठीक है, समझने में भी आसानी रहेगी। ऑनलाइन है, छोटा ही रहे तो ठीक है, बहुत बोरिंग भी हो जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, कमेंट जरूर कीजिए प्लीज यार। सवाल तो पूछ लो, कुछ भी सवाल तो आते होंगे ना आपके मन में यार, कुछ ना कुछ तो सवाल आता ही होगा यदि वीडियो देख रहे हो तो। और कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कुछ तो पूछ ही लो यार, ऐसी क्या नाराजगी है। तो भाई कमेंट जरूर करो, कुछ सवाल पूछ लो यार, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।